अब आ रही है क्या आवाज? अब आ रही है? इसीलिए ना मैं एक आध मिनट पहले आता हूँ टाइम से, क्योंकि कभी कभी आवाज में ग्लिच हो सकती है भाई। हाँ, सबके चैट्स आ गए हैं, इतनी ज्यादा खुश हो तुम हैं? थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है क्या? कि ठीक दिख रहा हूं मैं? बोल भाई, ठीक दिख रहा हूं क्या मैं? ठीक ठाक लगना जरूरी है। ओके। कैमरा ठीक आ रहा है? कुछ इसमें तब तक मैं बात करता हूँ अपने हीरोज से। ये द्रोणा के हीरोज हैं भाई। हाँ कोई नहीं, ब्लर आ रहा है, अभी ठीक कर रही है, ठीक कर देंगे। ओके। हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल? दुनिया ठीक ठाक चल रही है? आपकी दुनिया, दुनिया नहीं, आपकी दुनिया कैसी चल रही है? बोलो भाई, क्या हाल चाल? हाँ, ब्लर ठीक हो रहा है, कर रहे हैं वो, अभी शुरू भी नहीं करूंगा मैं, एक दो मिनट पहले बातचीत हो जाए। ठीक है। ओके ओके, क्या हाल चाल? हाल चाल बताओ भाई। सब कुछ ठीक ठाक है तो जय ज्वाला लिख के बताएंगे। सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा है तो लिखें, जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक। ओके ओके। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी नासाज है और अक्सर जुकाम हो जाता है एक्चुअली। ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा तुम मैनेज कर लेना। नहीं सर, इसी में आपको छींक आ गई थी क्लास में, अब आ जाएगी तो आ जाएगी, क्या कर सकते हैं। ठीक है। ओके ओके ओके। आवाज आ रही है क्या अभी? अब आ रही होगी, अब आ रही होगी। ओके। चलिए जी, शुरू कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम आज एडवांस्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर नोड्स के बारे में। किसके बारे में? नोड्स के बारे में। मेरा नाम है ओम पांडे और मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई है आईआईटी दिल्ली से। ग्रेजुएशन में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं और एक एग्जाम होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसमें उस ऑल इंडिया रैंक में आप देख सकते हो हमारी रैंक कितनी थी, ऑल इंडिया एग्जाम में रैंक कितनी थी। ओके जी, आवाज आ चुकी है? यार अब तो आ चुकी है। ओके ठीक है भाई, अब आते हैं भैया। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कई दिन से चल रहा है, अब इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे आज और कल में, 2 दिन दे रहा हूं। मैंने भरपूर टाइम लिया है आपको एडवांस्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने में। मैं नहीं चाहता था कि आप पहले ही क्लासेस से हदसना शुरू हो जाएं कि यार ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ रटना होता है, और मैं परेशान हो जाता हूं इन चीजों से पढ़ पढ़ के। नहीं भैया, जब तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप आगे की जर्नी हमारे साथ जाओगे नहीं। तो आगे हमें और आपको एज ए सिस्टम, एज ए टीम अगर आगे चलना है तो पहले तो एक कंफर्ट जोन में आ जाएं, अपने दोनों के बीच का कंफर्ट जोन, यानी कि एक्चुअल लाइफ का कंफर्ट जोन, उसे तो हमें बाहर ही रखना है अपने आप। ओके, आ रहे हैं भाई। चलिए, क्या लिखा गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में? ये लिखा गया यार, अब बार बार एक ही चीज बताने से मतलब नहीं, बस दिखा देता हूं। 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साइज इक्वल टू 0। मैं इसलिए बार बार दिखाता हूं ताकि याद होता रहे आपको। अब आते हैं भैया कि ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, यहां से हमें किसके बारे में पता चलता है? यहाँ की सॉल्यूशन से हमें किसके बारे में पता चलता है भाई? यहाँ के सॉल्यूशन से हमें पता चलता है एन के बारे में, एल के बारे में और एम के बारे में। इसको क्या बोलोगे कि ये जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं, सॉल्यूशन है किसके? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के। यही चीज यहां पर लिखी गई है और इन्हीं तीनों चीजों को मिला करके हमारा वेव फंक्शन साई बन रहा होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं साई एल, एन एल एम लिख करके। ठीक है।
ओके, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ओपन नहीं हो रहे हैं। देख लीजिए, मैं आपको तरीका बता देता हूं कैसे और किस तरीके से इसको अप्रोच करें। हमें जो कुछ भी है, सुधांशु गुप्ता सही से यहाँ पे ये सब मत लिखो। ओके, जो कुछ भी आपका इशू है ना, उसके लिए क्या करना है, मान लीजिए आपके फोन में कोई दिक्कत आ रही है तो एक दूसरा फोन लेना पड़ेगा, उसमें आपको चला के बताना पड़ेगा कि देखो देखो हमारा ये इशू है। वो बना करके आप उसको ड्राइव पे डालिए, उसका लिंक हमें मेल करिए, मेरे को आप इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं भी डाल दोगे, हम वहां से उठा करके टेक टीम को भेज देंगे। वैसे मेरे भाई अच्छा ये है कि आप ऑफिशियल वे में जाएं, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं देख पाऊंगा तो फिर हमें गालियां पड़ेंगी। इससे अच्छा है कि आप टेक टीम का जो हमारा ईमेल आईडी है उस पर डालें और हमारा support@अपनी कक्षा .net पर डालें, ठीक है, वहां से आपके सारे कार्यक्रम ठीक हो जाए। ओके, चलिए जी, यहां तक हमने पढ़ रखा था। हमने आपको बता दिया, चैट नहीं पढ़ रहा हूं कुछ देर तक मैं, SciNLM के बारे में। ओके, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, जहां पे हमने चर्चा किया था किसके बारे में, चर्चा किया था हमने कि जेड की वैल्यू हम क्या रखेंगे, r cos थीटा रख सकते, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। सिमिलरली हमने पढ़ा था कि y के अंदर क्या होगा भैया, r sin एंड sin फाई होगा। ध्यान देना, जेड वाले के अंदर फाई नहीं है, इस जेड वाले के अंदर जो है फाई वाला टर्म क्या होता है, नहीं होता। ध्यान देना, फाई वाला टर्म यहाँ पे नहीं होगा। कहाँ पे, जेड वाले के अंदर। वाई और कहाँ पे होता है, एक्स के अंदर होता है फाई का टर्म। एक्स में कॉस थीटा होगा और वाई में साइन थीटा होगा। तो वाई में दोनों चीजें सेम है, साइन साइन है, थीटा और फाई है, बस यहाँ पे क्या है, थीटा और कॉस फाई है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो, याद हुआ हो। भाई मेरे डीपीपी अटेम्प्ट किया था क्या, जो मैंने आपको डीपीपी दिया था उसका क्वेश्चन नंबर 8, उसका क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपने किया होगा तो आप, कल हमने ठीक ठाक चीजें आपको करवा दी थी। इस 8th क्वेश्चन के अंदर आपको समझाया था कि आप किस तरीके से एंगुलर वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन को मिला करके जो आप टोटल वेव फंक्शन बनाओगे वो किस तरीके का दिखता है और वहां से प्रेडिक्शन आपके किस तरीके से होती है। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, दोबारा बता दूंगा, बस ये याद रखना ये चीज जो यहाँ पे लिखी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हमने एनालिसिस ऑफ साई के अंदर पढ़ा था कि हर ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ऐसे वेव फंक्शन से जहां पे दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, रेडियल वेव फंक्शन का और एंगुलर वेव फंक्शन का, और हमें वहां पे टोटल मिल रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा था, साई आर इंटू साई थीटा फाई, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, टोटल की वैल्यू मिल रही होगी। ओके जी, इज इक्वल टू क्या होगा, साई एन एल, आर को ही हम क्या लिखेंगे, एनएल। आप क्या बोलोगे, जो हमारा ये रेडियल वेव फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, एन और एल पर डिपेंड करता है, और जो हमारा रेडियल वेव फंक्शन ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। आप ऐसे दिमाग में लेकर के चलेंगे, क्योंकि रेडियल से डिस्टेंस की फीलिंग आती है, रेडियस की फीलिंग आती है। यहाँ पे क्या आप बोलोगे, साई थीटा फाई जो है ये क्या है, ये हमारा एंगुलर पार्ट है, और इसी को हम कैसे लिखते हैं, साई एल एम, मतलब कि जो हमारा एंगुलर पार्ट है वो एल एम पर डिपेंड करता है। मैं पिछली क्लास इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज मैं थोड़ा स्पीड में चलने वाला हूं। साई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई एन एल, और इसी को हम लिख रहे होते हैं आर एन एल। अच्छा जी, क्या बोलते हैं भैया इसको, हम इसको बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन। नेक्स्ट पे आएंगे, साई थीटा फाई इज इक्वल टू क्या होगा भैया, साई एल एम। थीटा फाई वाली जो कहानी है वो एल एम से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे आएंगे, इसको बोलते हैं एंगुलर वेव फंक्शन। ओके, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। अब आते हैं रेडियल वेव फंक्शन पे। हमने पढ़ा था कि जो हमारा रेडियल वेव फंक्शन होता है वो तीन चीजों के मल्टीप्लाई होने से बनता है। क्या क्या, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल। और यहां पे हमने एक्सपोनेंशियल के अंदर देखा था कि यहां पे आता है e की पावर -ZR डिवाइड बाई NA0, ठीक। और जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर जितने टर्म्स होते हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं भैया, n-l के बराबर होते हैं। और हमने इस पर प्रैक्टिस कराई थी, आपको मजा भी आया था। अब हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है यहां से मैं आज क्लास की शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। चैट ऑफ कराना है क्या भाई, इसको मैं सेल्फ पे करा देता हूं, अगर किसी को दिक्कत है तो। अब से मेरे सामने एक भी इररिलेवेंट चीज दिखाई देगी, चैट आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, शुरू करते हैं। वेव फंक्शन साई एंड एल, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि भैया ये दो वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। साई आर मल्टीप्लाइड बाई क्या रहेगा भैया, साई थीटा फाई। पढ़ रखा है यार, दोबारा पढ़ा रहा हूं इस चीज को। अब देखो भाई, ध्यान सुनना, ये जो हमारा साई आर है उसके अंदर हमने क्या बोला था कि यहाँ पे तीन टर्म्स होंगे, कांस्टेंट होगा, पॉलिनोमियल होगा और एक्सपोनेंशियल होगा। क्या ये किसके लिए है भैया, ये साई आर के लिए बोला गया था।
तो एक एक चीज आप देख रहे हो जो ब्रैकेट के अंदर बंद है, ये है क्या, ये साई आर है। और मेरी क्लास में अभी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब आप लिखने लग गए, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसको आपको नोट्स के फॉर्मेट में मिल रहा होगा, वहां से आप पढ़ेंगे तो दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा, आपको रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे सीखो क्लास के अंदर ही, ठीक है। चलिए जी शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अब देखो ये जो साई आर था इसमें तीन पार्ट था, कांस्टेंट था, पॉलिनोमियल था और ई की पावर माइनस जेड आर बाई एन ए नॉट था, यहां तक हमें याद है। अब बताओ अगर हमें टोटल फाई बनाना है तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जो कि क्या है, एंगुलर वेव फंक्शन है। तो चलिए जी मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहां पे हमने मल्टीप्लाई करा दिया है साई थीटा फाई मतलब कि एंगुलर वेव फंक्शन से। अरे यार ये रेडियल है और ये एंगुलर है, रेडियल एंगुलर को मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल फाई आ गया, मतलब जिससे आप अपना क्या रिप्रेजेंट करने वाले हो, ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करने वाले हो। ओके, चैट पे लिखना बंद करें, फोकस्ड रहें। अगली चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये देखिए अब यहां से शुरू होती है आपकी कहानी, ये बंद करेंगे चैट को, ठीक है, चैट लिखना बंद करेंगे। ये देखो भैया जो लिखा गया है यहां से आपकी खोपड़ी खुलने वाली है, अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। देखेंगे क्या लिख रखा है, साई, फिर कुछ टर्म्स लिखे गए हैं, फिर ये देखिए हमारे सामने प्रस्तुत है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला हुआ था कि यहां पे क्या लिखा है, साई थीटा फाई, क्या लिखा है, थीटा फाई, और थीटा फाई क्या है, एंगुलर वेव फंक्शन है। और इस एंगुलर वेव फंक्शन में जो हमारा फंक्शन होगा वहां पे हमें क्या क्या दिखाई देगा, थीटा और फाई दिखाई देगा। और यहां पे देखो कहां पे है थीटा और फाई का टर्म, यहां पे थीटा और फाई का टर्म कहां पे है, आप बोलोगे सर यहां पे, ये देखो ये जो टर्म है ये क्या है भैया, ये किसको बताने जा रहा है, ये बता रहा है साई थीटा फाई को, मतलब कि ये जो होगा ये एंगुलर वेव फंक्शन होगा। बोलो समझ में आया क्या, पहले इस चीजों को देख। अच्छा ये चीज आपको दी जाएंगी, रटना नहीं है, रटना नहीं है मेरे भाई, इसका केवल आपको एप्लीकेशन आना चाहिए। ये चीज आपको दी जाएगी, देख करके समझ में आए, बस आपको यही चीज है। ध्यान देंगे भाई, क्या बोला है मैंने, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला भैया हमारा एंगुलर वेव फंक्शन है। अब यहां पे देखो ये वाली जो चीज है यहां पे देखो कांस्टेंट है, यहां पे आपको कांस्टेंट मिल रहे हैं, यहां पे है ना, कांस्टेंट कहां तक है, यहां तक है, ऐसा हटाना पड़ेगा, तब तक आप देखे रहेंगे, ये हटा दिया। ओके जी, आइए आइए, यहां पे देखो, यहां पे इतने टर्म को देखो, इतने टर्म पे फोकस रखो। यहां पे देखो, यहां पे सब कुछ कांस्टेंट है, जेड की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी क्योंकि वो बताएंगे हाइड्रोजन लाइक एटम है और बताएंगे कौन सा एटम हो, ठीक है। तो ये हो गया भैया ये हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल का टर्म। अच्छा पॉलिनोमियल का टर्म पता कैसे करते हैं यार, जहां पे आर वगैरह हो, कम से कम 1 प्लस आर हो या समथिंग कुछ तो लिखा होगा, और यहाँ पे आर ये मेंशन है, यहां से हमें अंदाजा लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही टर्म है, इसका मतलब ये n माइनस एल इज इक्वल टू हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है, क्योंकि यही हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पॉलिनोमियल में जो चीज होती है वो n माइनस एल के बराबर है, और वो यहाँ पे एक ही दिख रही है इसलिए 1 लिखे हैं। अच्छा जी, अब आओ इस पे, ई की पावर इस पे जब आप आओगे तो बताओ n इज इक्वल टू क्या होगा, आप बोलोगे 2 होगा। 2 कैसे पता चला, माइनस जेड आर बाई एन ए नॉट, और n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 दिखो हमें दिख गया। अच्छा इतने रेडियल पार्ट से हमें क्या पता चलता है, रेडियल पार्ट से हमें क्या पता चलता है बोलेंगे, रेडियल पार्ट को देख करके हमें किसकी वैल्यू पता चलती है भैया, एन की पता चलती है और एल की। बोलो आता है क्या, बोलो आता है क्या, रेडियल की वैल्यू, सॉरी रेडियल के इस एक्सप्रेशन को देख करके आप क्या बोलते हो, एन और एल की वैल्यू आ जाती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, आ गई होगी। अब देखो यहां पे जो आप चीजें लिखी गई हैं, कौन सी, ये वाली जो चीजें लिखी गई हैं, यहां से मतलब कि एंगुलर वेव फंक्शन से हमें अंदाजा लगता है किसके बारे में, एल और एम के बारे में। किसके बारे में, एल और एम के बारे में बताता हूं अभी थोड़ी देर में। फिलहाल आपको यह समझ में आया यार, एन माइनस एल इज इक्वल टू 1 और एन इज इक्वल टू 2 है, तो भैया एल इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा क्या, अरे यार 2 पुट कर दोगे तो क्या आएगा, एल इज इक्वल टू 1 आएगा। हमें समझ में आ चुका है कि भैया एल इज इक्वल टू 1 जो होता है वो पी को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे एन 2 है। तो अभी मैं आपको रेडियल वेव फंक्शन पर लेके गया हूं, सिर्फ रेडियल वाले पे देखोगे तो हमें 2p मिल जाएगा। अब 2p तो पता चल गया, लेकिन मेरे भाई हमें पता करना है कि 2px है, 2py है कि 2pz है। ये चीज पता करेंगे हम कहां से, इन भाई साहब से जिसका नाम है एंगुलर वेव
फंक्शन। तो एंगुलर वेव फंक्शन आपके ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, और हमने पढ़ा था कि ये m जो है वो ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है। क्या रिलेट कर पा रहे हो? क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? ये कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल है, लेकिन भैया लल्लू तरीके सामने प्रस्तुत हो रहा है। सुनना ध्यान से, दोबारा सुनेंगे। जो हमारा ये एंगुलर वेव फंक्शन है, ये जो है हमें m की वैल्यूज दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा? m की वैल्यू दे रहा होगा। और जो ये एंगुलर वेव फंक्शन है, यहीं से आप पता कर सकते हो, क्या पता कर सकते हो कि वो px है या py है या pz है। क्या मैं ये बोल दूं कि आपको ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल पता करने के लिए एंगुलर वेव फंक्शन की शरण में जाना पड़ेगा? शायद जवाब हाँ होगा, और तभी जाकर के ये कार्यक्रम बन पाता है। अब बताओ, x लिखूं, y लिखूं, z लिखूं? दिमाग लगाना शुरू करेंगे, दिमाग लगाना शुरू करेंगे। बोलेंगे भाई क्या लिखूं मैं? यहाँ पे x लिखूं, y लिखूं, z लिखूं? सर आपने तो बताया नहीं। अरे मेरे भाई, इस एंगुलर वेव फंक्शन में ये पकड़ो, ये भाई साहब को, ये कहां दिखे थे हमें? ये किस एक्सिस पर दिखे थे हमें? याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? चलो याद कराते हैं। अरे पढ़ा था ना, z इक्वल टू आर कॉस थीटा। क्या? आर कॉस थीटा। y इक्वल टू क्या पढ़ा था? आर साइन। लिख के बताओ, चैट में लिख के बताओ कि y इक्वल टू क्या होगा? आर साइन थीटा। और यहां पे हम लिख रहे होंगे, यहां पे साइन फाई। क्या? साइन फाई और साइन थीटा एक साथ हो जाए तो ये y की वैल्यू है। जब z की बात करेंगे तो z क्या होगा देख लो, r, इसके बाद क्या लिखेंगे? साइन थीटा इंटू कॉस फाई, इंटू कॉस फाई। ये क्या है भैया? ये z एक्सिस, और z लिख दिया मैंने, ये x एक्सिस। यार z तो लिख रखा है ऊपर, ये क्या होगा भैया? ये होगा हमारा x। तो यार हमें लग रहा है ये x एक्सिस है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा कॉस फाई हमें x में ही मिलता है। इसका मतलब भैया ये 2px है। और जैसे आप 2px बताते हो, ऑर्बिटल की पूरी कहानी पूरी हो गई। ये देखो भैया, 2px मतलब n इज इक्वल टू 2 है, मतलब सेल नंबर 2। अगर p है तो l की वैल्यू 1 है वहां पे। अब p के नीचे x लिखा है तो वो x बता रहा होगा कि मेरे भाई उसकी ओरिएंटेशन, उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी x एक्सिस के अलोंग ज्यादा होगी। बोलो, अब पता क्वेश्चन कैसे आता है? ये तो हुआ निकालने का तरीका। अब एडवांस वाले तो दिमाग लगाएंगे ना भाई, आईआईटी के प्रोफेसर हैं वो, कुछ तो लगाएंगे दिमाग। वो क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि आप ये बताओ, यहां पे जो ये टर्म लिखा गया है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो ग्राफ बना देंगे, इसी px py pz का ग्राफ बना देंगे। बोलेंगे इनमें से कौन से को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब जिसने ये पढ़ा नहीं वो पागल हो जाएगा। अरे इसको देख करके ये कैसे बताएंगे? सच बात है ना भाई, ये देख करके इसके ग्राफ को बताना या उसके ऑर्बिटल के डायग्राम को बताना बड़ा कठिन पड़ जाता है। इस वजह से आपको पहले ये पता हो कि ये होता है, ग्राफ तो आपको आता ही। मजेदार चीज है ना? यहां पे सारी कहानी क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पे। कुछ प्रैक्टिस है भाई तुम्हारे लिए। अरे नोड नोड होगा, नोड भी पढ़ाऊंगा। ओके, अब आते हैं भैया नेक्स्ट पेज। ये जो चीज मैंने यहां लिखी थी ना, मैं यहां कहीं अगल बगल लिख देता हूं कि आपके ये नोट्स में जाने वाला है। ठीक है, लिखूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं, डोंट वरी। ओके, लाओ यहां पे देखो। यहां से हमें पता चला था n माइनस एल इज इक्वल टू 1 होगा। और इससे हमने जब सॉल्व किया इन दोनों को मिला करके तो हमें l इज इक्वल टू 1 मिला। तो यहीं से हमें 2p की वैल्यू मिली, और इसको देख करके हमें x की वैल्यू मिलती है। कुल मिला के क्या मैं ये बोल दूं कि जो हमारा ये साई है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 2px को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? 2px को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, अब आते हैं नीचे। ये नीचे वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। नीचे वाली इक्वेशन को देख करके डायरेक्ट साई की वैल्यू बताएंगे, डायरेक्ट साई की वैल्यू बताएंगे भाई। बीच की कोई चीज नहीं चाहिए, बीच की कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, आप बताएंगे इनके बारे में। चलिए शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए भाई। अरे मेंस के क्वेश्चंस जो मेरे भाई आते हैं ना, वो छोटे छोटे होंगे। ठीक है, एडवांस क्या होता है? बहुत सारे क्वेश्चंस को मर्ज करके एक एडवांस क्वेश्चन बन। आंसर बताइए, सिर्फ इसके आंसर बताइए। चलिए जी, इसका आंसर बताएंगे। चलिए मैं शुरू कर देता हूं आपको समझाना। यहां पे देखो भाई कितने टर्म दिख रहे हैं। ये वाला कांस्टेंट है, ये वाला तो कांस्टेंट दिख रहा है। ये वाला क्या है भैया? कांस्टेंट। मैं रेडियल पार्ट पहले छांटूंगा, फिर क्या दिखना चाहिए? पॉलिनोमियल दिख रहा है।
पॉलिनोमियल वाला पार्ट यहां तक है, ये यहां वाले आर तक, आर बाई ए नॉट, क्योंकि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो आपको ये दिख जाएगा एक पॉलिनोमियल। अब बचा हुआ पार्ट क्या है, ये बचा हुआ पार्ट क्या है, ये एक्सपोनेंशियल है। और इसके बाद ये क्या है भाई, ये हमारा एंगुलर पार्ट है, थीटा और फाई हमें दिख रहा। अब एक बात बताओ, यहां पे e की पावर माइनस जेड आर बाई, अच्छा जेड नहीं लिखा है तो मान लो यहां पे हमने ले लिया जेड इक्वल, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए ही आपके कोर्स में है, यहां पे भी आप हाइड्रोजन के लिए 1 रख सकते हो, आप चाहो तो रख लो, ठीक। अब बताओ आप यहां पे n की वैल्यू क्या आएगी भाई, n की वैल्यू 3 आएगी ना भाई, क्या लिखा 3a0, इसका मतलब आएगा n इज इक्वल टू 3। अच्छा n इज इक्वल टू 3 है और यहाँ पे 2 टर्म दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि n माइनस एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n माइनस एल इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 टर्म है पॉलिनोमियल के अंदर, और n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे, l इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, एल इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, एल इज इक्वल टू 1 अभी बताया था मैंने, वो पी को रिप्रेजेंट करता है ना, अगर वो पी को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सही जवाब दे रहे हैं, वो पी और ये 3 तो हो गया भैया 3p, क्या क्या दिख रहा है आपको, 3p दिख रहा है। अब एक बात बताओ, ये साइन थीटा कॉस फाई कहां है, साइन थीटा कॉस फाई आता है एक्स में, इसका मतलब ये क्या है भैया, ये 3px है। बोलो समझ आया क्या, बोलो समझ आया क्या, ये 3px है, और ये जो ऊपर वाला हमने पढ़ाया था ये क्या था 2। तो क्या आपको ये समझ में आया 3px और 2px वाली बात, है ना। अब अंतर ढूंढते हैं, अब अंतर ढूंढो यार, अब आपको समझ में आ गया कि ये भैया 3px है और ये भैया 2px है। अब अंतर क्या है इनमें, इनमें क्या अंतर है, ढूंढो ढूंढो भाई, इनमें क्या अंतर है, कैसे पता करेंगे हम, एक बार में डायरेक्टली देख करके देखो, सिमिलरिटी अगर चाहो तो देखो, साइन थीटा कॉस फाई यहां भी है, साइन थीटा कॉस फाई यहां भी है, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों सेम एक्सिस पर है। अभी बस एक बात पता चली है कि इसको देख करके, एंगुलर पार्ट को देख के पता चला कि इसका ओरिएंटेशन जो है एक एक्सिस के अलोंग है। कौन सा एक्सिस भैया, वो एक्स एक्सिस है। बस यहां पे n इज इक्वल टू 2 में सेल नंबर 2 की कहानी है, और यहां पे सेल नंबर 3 की कहानी है, जो कि वेरीफाई होती है e की पावर वाले से और यहां पे e की पावर वाले से, ठीक। इसका मतलब हुआ यहां से एक रिजल्ट निकला है बड़ा खूबसूरत सा, देखो क्या, देखो क्या कि भैया जो हमारा 2px है और 2py है, 2px एंड सॉरी 3px है, ये देखो इस पर ध्यान दो, इनमें कुछ चीजें हमने कॉमन निकाली है। क्या निकाला भाई, हमने क्या बोला कि इसका एंगुलर पार्ट सेम है, क्या, इसका एंगुलर पार्ट सेम है, एंगुलर पार्ट क्या सेम है, पूरा बोर्ड भर गया है, आराम से लिख लेना घर पे बैठ के, ओके। यहां पे क्या एंगुलर पार्ट सेम है, इसको नोट डाउन करें, नोट डाउन करें, आपके क्वेश्चन बन चुके होंगे इस पर मेंस वगैरह में, मतलब बन जाएंगे, जब भी वो चाहेंगे ऐसा बनाएंगे। भैया बताओ एंगुलर वेव फंक्शन वाला जो पार्ट है, एंगुलर वेव फंक्शन वाला पार्ट है, वो किन दोनों लोगों में सेम है, तो बताओगे यार जिनके ओरिएंटेशन सेम है। ओरिएंटेशन मतलब ये भी एक्स पर, ये भी एक्स पर, ये भी पी है, ये भी पी है, और दोनों पी है, दोनों एक्स पे है, इस वजह से उनके एंगुलर पार्ट सेम आ रहे, ओके। अब आपको आ चुका होगा समझ में, एल एन माइनस एल इक्वल टू 2 कैसे आया, अरे यार इसमें टर्म देखो ना, पॉलिनोमियल में 6 माइनस आर बाई, एक टर्म ये एक टर्म ये, दो ही टर्म है, या जो बाहर आर बाई ए नॉट लिखा है इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 6 आर बाई ए नॉट माइनस आर स्क्वायर बाई ए नॉट स्क्वायर, तब भी तो दो ही टर्म हुआ, तब भी तो दो ही टर्म हुआ मेरे भाई, तो एन माइनस एल इक्वल टू 2, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आप सॉल्व करना शुरू करिए, चलिए बताइए, ये और ये दो आपके सामने मैं रख रहा हूं, इन दोनों के जवाब बताइए, डायरेक्ट साई की वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे, डायरेक्ट साई की वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे। अब एक ने व्हाट्सएप देना शुरू कर दिया है, तब ये चाह रहे हैं कि बंद हो जाए, ओके। एक ने बहुत अच्छा लिखा, बहुत सही बहुत सही, एक ने लिखा कि अगर 2px और क्या 3px, यहां पे क्या सेम है भाई, यहां पे l की वैल्यू सेम, और अगर l की वैल्यू सेम होगी तो भैया एंगुलर पार्ट सेम आएगा, बस यहीं से इतना दिमाग लगाना था, एंगुलर पार्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इसको, इस छोटे से पॉइंट को कहीं नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट तो ले ही नहीं सकते, तो चलो लिख लो कहीं पे कि भैया 3px एंड 3py, यहां पे l इक्वल l क्या है, सेम है, क्या l की वैल्यू 1 है, इस वजह से एंगुलर पार्ट है। सर इतना कठिन बता, अरे उसी चीज को दूसरे वे में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको और इसका, इन दोनों का आंसर बताएं, आंसर बताएं तुरंत।
ओके भाई, ओके भाई, आ चुके हैं। बहुत सही लिखा है। ये वाला जो है ये 1s के लिए है, और ये वाला जो है वो 2s के लिए है। वो किसके लिए भैया? ये 2s के लिए है, ठीक है। ओके, ये इसकी जरूरत भी नहीं है, एल सेम हो गया तो एंगुलर पार्ट सेम होगा, हमें इतनी बात समझ में आ चुकी। अच्छा जी, अब आते हैं इस पे। ये 1s के लिए 2s के लिए बताना है क्या? कल ही बताया था पार्ट, ये वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट ना, ये एंगुलर वाला पार्ट था। क्या था? ये एंगुलर वाला पार्ट था। सिमिलरली यहाँ पे जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये भी एंगुलर वाला पार्ट है। बाकी इतना जो लिखा है हमने, ये वाला ये रेडियल पार्ट है, और यहां से यहां तक वाला ये रेडियल पार्ट, ठीक। तो रेडियल पार्ट से आपका डायरेक्ट प्रेडिक्शन होगा कि ये 1s है और ये 2s है। अब एक बात पर गौर फरमाइएगा, जिसके लिए आपको ये दिया गया है। हमें क्या करना है? इन इक्वेशंस को देखना है, इनके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे लेके आना है, और उनके पॉइंट को पिकअप करना है और वो लिख लेना है। बस अभी का काम ये। अरे 2p कैसे हो गया? ये 2p हो गया क्या भाई? ये 2p हो गया क्या भाई? यहां पे क्या लिखोगे? अरे 2 इंटू है, ये 2 इंटू ZR, मतलब n माइनस एल इज इक्वल टू क्या? 1। एक ही टर्म है ये एक ही टर्म है, n माइनस एल इज इक्वल टू 1। और क्या लिखोगे यहाँ पे? n इज इक्वल टू 2। बोलो ठीक है? कुछ दिक्कत आ रही है क्या? Z, लगता है इन्होंने मल्टीप्लिकेशन में एक दिक्कत आई है। अच्छा एक मिनट रुकना। यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं? 2 पुट करते ही एल इज इक्वल टू 1 आ रहा होगा। एक मिनट रुकना, यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया है। किस पे? यहाँ पे एक ये वाले टर्म एस में तो होते ही नहीं है। ये वाला टर्म तो एस में हो ही नहीं सकता ना, आर नहीं डल सकता इसके बीच में। कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए मान लें, क्योंकि आर जो है, अगर आर डला तो n माइनस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 रखा है, n इज इक्वल टू 2 रखा, तो 2 माइनस एल हो जाएगा 1। इसका मतलब हमें l इज इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा। एक्चुअली हमने इसको 2s का लिया था, उन्होंने गलती से, लगता है जिन्होंने टाइप किया होगा उन्होंने यहाँ पे गलती से टर्म डाल दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये वाला मान लेते थोड़ी देर के लिए। ये आर का टर्म नहीं है, बस बाकी चीजें सेम है। बाकी चीजों को सेम ले लो, बस ये आर का टर्म नहीं है। तो आपको ये पता चल गया। जो पॉइंट लाना चाहता हूं वो सुन लो। ये है भैया 1s और ये है हमारा 2s, ठीक। ये 1s है और ये 2s है, ये बात समझो बस, ठीक। वो मैंने आर हटा दिया ताकि टर्म ही गायब हो जाएगा, ठीक। ओके ओके ओके, अरे अब तो सही कर दिया। उस तरीके से लाओगे तो हो जाएगा। अच्छा अब देखो, एक बात देखना ध्यान से कि यहाँ पे जब एस होता है ना, जब एस होता है, हाँ, जब एस होता है तब आपको क्या दिखता है? साइन थीटा कॉस थीटा कुछ दिख रहा है क्या? बस मैं ये इक्वेशन इस वजह से लाया हूं, चैट रोकेंगे, ये आप समझेंगे कि ये इक्वेशन मैं सिर्फ इस वजह से लाया हूं ताकि आपको ये समझ में आ पाए कि यार जब एस लेते हैं ना तो साइन थीटा कॉस थीटा नहीं दिखता। बस इसलिए जब हम चाहे 1s लें, चाहे 2s लें, चाहे 3s लें, चाहे 4s लें, चाहे 5s लें, भाई यहां कहीं पे भी, यहां कहीं पे भी क्या होगा? यहां कहीं पे भी आपको टर्म दिखाई नहीं देंगे थीटा वाले। यहां पे आपको टर्म नहीं दिखाई देंगे थीटा वाले। इन सब में एस के केस में कोई भी टर्म दिखाई नहीं देगा, कोई भी टर्म दिखाई नहीं देगा। कौन सा? थीटा का और फाई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एंगुलर वेव फंक्शन एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। ये कांस्टेंट है, ये एंगुलर वेव फंक्शन एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। वो थीटा और फाई से उसको फर्क नहीं पड़ता। बस ये इस वजह से लाया था, ठीक है। 1s और 2s में बस एक लाइन समझानी थी मुझे कि देख मेरे भाई, ना तो साइन थीटा ना कॉस थीटा ना कॉस थीटा, कुछ नहीं बचा है। इस वजह से यहां पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये वेरी नहीं करेगा थीटा के बदलने से, फाई के बदलने से। मतलब एंगुलर वेव फंक्शन का वेरिएशन होने वाला नहीं है। कहां पे? एस के अंदर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यार एस जो है ना, एस जो है वो सिमेट्रिकल है, वो बदलता नहीं है, वो सिर्फ रेडियस डिपेंडेंट है। कौन? एस के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो रेडियस डिपेंडेंट है। वो रेडियल वेव फंक्शन की चीजों को रख रहा है, उसके हिसाब से चल रहा है। वहां पे एंगुलर वेव फंक्शन नहीं है या कांस्टेंट है। यहां पे कांस्टेंट मतलब वेरिएशन नहीं है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वाली लाइन पढ़ लेना भाई, जो लिखा है यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बस ये आना चाहिए। क्या लिखा है? AWF फॉर S ऑर्बिटल इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। तो ये वाली चीज मैंने यहां पे लिख दी थी, तो आप यहां पे लिख सकते हो भाई। क्या लिखा है?
ये जो हमारा AWF है, वो जो है AWF मतलब एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन फॉर एस ऑर्बिटल इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। बस ये लाइन आपके पेपर में दिखाई देगी, ये एडवांस में क्वेश्चन में दिखेगा इस तरीके से, तो आपको बताना है कि यार एस देखोगे तो वहां पे थीटा फाई नहीं होता, थीटा फाई नहीं होता। अब आइए नेक्स्ट पे, ये सॉल्व करिए, बाकी छोड़ो, ये सॉल्व करिए। सॉल्व करके बताइए, ये और ये आपके सामने, ये दो चीजें मैंने दिखा दिया है। चलिए बताइए इनके आंसर बताइए आप। यहां पे साई क्या लिखा जाएगा और वहां पे साई क्या लिखा जाएगा, दोनों में बताइए। एक ही लिख दिया यार, इन्होंने गलत टाइपिंग करी है, इधर वाले पे उन्होंने टाइप गलत कर दी। अगली बार से देख के लाएंगे भाई, एक लिखो बस, एक जो उधर लिखा है। अच्छा नहीं, अलग था यार। ओके भाई, ओके पहले वो बताओ क्या लिखा है, इनको देखो। ये देखो भाई, यहां पे इतना टर्म देखो, यहां से यहां तक कांस्टेंट है, ये पॉलिनोमियल है, ये एक्सपोनेंशियल है, और ये भैया हमारा क्या है, ये है हमारा साई थीटा और फाई। समझ में आया क्या, साई थीटा फाई। अब एक बात बताओ, यहां पे लिखा है 2 लिखा है, n इज इक्वल टू 2 लिखा है, और यहाँ पे n माइनस l इज इक्वल टू 1 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें l की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। यहां से मतलब समझ में आया हमें कि भैया ये हमारा 2p होगा। 2p समझ में आया, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, p को बताएगा। अब बताओ साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई क्या बताता है, साइन थीटा कॉस फाई मेरी समझ से तो है बताता है, आप देख लो क्या बताता है, थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये हो गया भैया 2px। यहाँ पे आओ, ये देखो ये टर्म सेम है, ये देखो, उसको देखो और यहाँ पे देखो, इतने को देखो, ये पार्ट सेम है, ये और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है भाई, ये और ये सेम है, लेकिन अंतर कहां आया, अंतर आया है एंगुलर वेव फंक्शन। कहां आया है, साई थीटा और फाई के अंदर, साई थीटा और फाई के अंदर क्या अंतर आ रहा है भैया, साई थीटा फाई के अंदर अंतर आ रहा है। मतलब यहां पे 2px आएगा और यहां पे साइन थीटा और साइन फाई लिख रखा, मतलब y बता रहा है, तो यहां से निकलेगा 2py। क्या निकलेगा, 2py। यहां पे 2py और यहां पे होगा 2px। समझ में आया क्या। अच्छा अब देखो आपके सामने लिखा गया है, अब यहां से कुछ ज्ञान निकालो। ज्ञान क्या निकालना है आपको, कि देखो सर यहां पे और यहां पे सिमिलर चीज ये है कि दोनों के रेडियल फंक्शन सेम है, दोनों के रेडियल फंक्शन सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप p ऑर्बिटल बनाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप p ऑर्बिटल बनाएंगे कुछ इस तरीके से, मान लो कि आपने इसको x बनाया, तो इसी तरीके का जब आप y बनाने जाओगे, क्या बनाने जाओगे, y बनाने जाओगे, तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, कौन सी वाली, यहां पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां तक आ रही है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये रेडियल वेव फंक्शन के अंदर ये डिस्टेंस, ये और यहां वाला ये डिस्टेंस, ये दोनों सेम होंगे। ये डिस्टेंस, ये देखो मैक्सिमम कहां तक आपका ये जा रहा है, क्या डंबल, वो वहां तक की जो दूरी है ये वाली और ये वाली सेम होगी। ये कहने का एक्चुअल सेंस है रेडियल वेव फंक्शन के सेम होने का। क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपको ये समझ में आया कि इन दोनों को देख करके हमें समझ आ रहा है कि भैया इनके रेडियल वेव फंक्शन सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो यहां पे जा रही है, उसकी जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, इसकी न्यूक्लियस से जो दूरी है, वो यहां पे अगर मान लो कि यहां पे आर है, तो यहां पर भी ये चीज आर होगी। तो ये रेडियल वेव फंक्शन का कहने का मतलब। अब देखो, अब बदला क्या, बदला हमारा ये वाला साई थीटा फाई, इसका मतलब बदला है हमारा एंगुलर पार्ट। अगर एंगुलर पार्ट बदला तो ओरिएंटेशन बदलेगा, और अगर ओरिएंटेशन बदला है तभी तो हमारी शकल यहाँ पे इसकी शकल एक्स दिख रही है और इसकी इस तरीके से वाई एक्सिस पर दिख रही। क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपको ये समझ में आया, आई होप आपको आ चुका होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ये चीज मैं लिख देता हूं दोबारा, तब तक आप ये अटेम्प्ट करिए। बताइए क्या होगा, आप बताएंगे यहां पर क्या होगा, यहां पर L is equal to 1, that's why this। ओके, इसको देख करके बताओ, ऊपर वाले से मैच कराते हुए चलोगे तो आपको तुरंत दिख जाएगा। देखो ये वाला पार्ट देखो भाई, ये वाला रेडियल पार्ट देखो, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है और यहां भी सेम है ना। और यहां पे देखो ये पार्ट अंतर,
ठीक, तो साई थीटा फाई में अंतर आ रहा है और यहाँ पे कॉस थीटा लिखा है, इसका मतलब ये जेड एक्सिस को बता रहा है। और बाकी चीजों को इनको देखोगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 2p और जेड मिला दिया तो यहां से जो रिजल्ट निकला वो है भैया 2pz। ये क्या है 2pz, ये हो गया 2pz, ये 2px और ये 2py। अब तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, एक मिनट, हेलो, सॉरी आवाज नहीं गई होगी, ओके। एक लिख रहा है गर्लफ्रेंड का फोन है, नालायक, अमन सर का फोन था, वो पूछ रहे होंगे कुछ चीज दिक्कत हुई होगी कहीं तो। ओके अब आ रही होगी आवाज, आ जाएगी आ जाएगी, दोबारा बोलता हूं। इन तीनों में देखना भाई, ध्यान से देखना, यहां पे देखो, ये वाली जो चीज है ये 2px है, ये वाली जो चीज है वो 2py है, और ये वाली जो चीज है मेरे भाई वो 2pz है। और तीनों में रेडियल पार्ट सेम है। रेडियल पार्ट सेम होने का मतलब है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की दूरी है न्यूक्लियस से वो सेम है। और एंगुलर होने का मतलब है वो किसी फिक्स एंगल पे जा रहे हैं, अलग अलग एंगल पे हैं भैया, यहां पे तभी टर्म अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब ओरिएंटेशन अलग है। तो 2px 2py और 2pz में 2px 2py और 2pz में ओरिएंटेशन अलग अलग है, लेकिन रेडियल फंक्शंस हमें अलग अलग नहीं बल्कि सेम दिख रहे। ओके थोड़ा सा साउंड, हाँ ओके, चलिए जी अगला देखते हैं। अगला आपके सामने लाते हैं, कुछ कुछ लाइनें आएंगी आपके सामने, वो देखना, वो संभालना भाई, ये क्या लिखा पढ़ो, क्या लिखा पढ़ो, लाइनों को संभालो, क्या लिखा है इनमें बताओ। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही जो यहां पे लिखा गया नीचे, ये चीज क्या लिखा है कि AWF फॉर दिस, देखो ध्यान, पहले ये चीज पढ़ो। आपको वैसे बता दूं आपके कोर्स में मैक्सिमम एस और पी के बारे में ही चर्चा की जाती है, डी के ग्राफ पढ़ने होते हैं लेकिन एस और पी के आपको इनके इस तरीके से पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। ओके बताओ इस लाइन का मतलब क्या है, AWF मतलब क्या हुआ, एंगुलर वेव फंक्शन फॉर px py एंड pz ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट। यार बताया तो, यहां पे देखो, यहां पे देखो और यहां पे देखो, एंगुलर पार्ट्स क्या हैं, अलग आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई हूं, और ये ना इसी तरीके से स्टेटमेंट के फॉर्म में आपके पेपर में आएगा। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा तो रट के जाओगे क्या तुम कि px py pz ये डिफरेंट होते हैं एंगुलर फंक्शन। अबे भाई कॉमन सेंस की बात है, एक्स वाई जेड हो गया, अगर एक्स वाई जेड हो गया तो एक्स को लिखने का तरीका अलग है, वाई को लिखने का तरीका अलग है, जेड को लिखने का तरीका अलग है, इनके ओरिएंटेशन अलग, इसका मतलब कुल मिला के एंगुलर पार्ट अलग 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 एंगल पर है, कुल मिला के ये बताना चाहते। अब आइए नेक्स्ट पे, अगली चीज लिखा है कि AWF फॉर, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, नोट करेंगे मतलब ध्यान से सुनेंगे। ओके लिखा है एंगुलर वेव फंक्शन फॉर 2px 3px एंड 4px ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल। बोलो ठीक है क्या, बोलो ठीक है क्या, हाँ यार हमेशा के लिए ठीक है ये लाइन यार। ओ भाई n के बदलने से, n के बदलने से एंगुलर वेव फंक्शन बदलेगा, n के बदलने से एंगुलर वेव फंक्शन बदलेगा, नहीं बदलेगा यार। जो एंगुलर वेव फंक्शन साई होता है ना वो n पर डिपेंड ही नहीं करता, जो एंगुलर वेव फंक्शन साई है, एंगुलर वेव फंक्शन साई वो एन पर डिपेंड नहीं करता, किस पे करता है वो तो बताओ, किस पे करता है वो तो बताओ भाई, लिख के चैट में बताएंगे किस पे करता है। तो आप कहोगे सर ये तो भैया एल और एम पे करता है। अगर ये एल और एम पर डिपेंड करता है मेरे भाई तो एन के बदलने से, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इनके बदलने से क्या एंगुलर वेव फंक्शन बदल जाएंगे,
ना ना ना, नहीं बदलेंगे, बल्कि ये कहो यार ये भी पीएक्स है, ये भी पीएक्स है और ये भी पीएक्स है, और अगर तीनों पीएक्स हैं तो ओरिएंटेशन सेम है, और ओरिएंटेशन को बताने का तरीका ही तो एंगुलर है। इस वजह से हम बोलेंगे कि एंगुलर वेव फंक्शन फॉर 2px, 3px, 4px, 5px इन सब के लिए सेम होगा, सेम होगा। इन सब के लिए x लिखा है तो क्या लिखा जाएगा वहां पे, x वाले टर्म क्या होते हैं बोलो, साइन कॉस। यही चीज दिखाई देगा, चाहे आप किसका लिखो, 2px का, चाहे 3px का, चाहे आप 4px का लिखो। ओके, क्या नहीं दिख रहा है भाई, ये चीज दिख ही नहीं रही है। यहां पे लिखा है कि 2px, 2py एंड 4px के लिए हमारा AWF क्या होता है, आइडेंटिकल। अरे आर कॉस थीटा में आर कहां है पूछ रहा है भाई, जो इतने बड़े भाई दिमाग वाले बंदे हो तुम, आर वाले टर्म इनके अंदर होते हैं, वो उन पे ध्यान नहीं देना। वो इतने बड़े में सब कुछ मत ढूंढने लग जाओ, काम काम की बात ढूंढो, जो जो पढ़ा रहा हूं, है ना। वो समस्या क्रिएट कर देगा, जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही आता है, उतना ही लॉजिकल लगेगा, ठीक। डी वाले नहीं नहीं, डी वाले एग्जांपल इस तरीके से कोर्स में नहीं है, बस आपको इतने ही सीखने हैं। ओके, तो ये शायद आपको बात याद हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, बहुत देर से यही पढ़ा रहा हूं। अब आते हैं भैया नोड्स पे। नोड के बारे में मैंने कल बताया था, नोड के बारे में मैंने कल बताया था कि नोड वो जगह है, अगर हम वेव की बात करें, किसके बारे में बात करें, अगर हम वेव के बारे में बात करें तो नोड वो जगह जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो होता है। नोड वो जगह है जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो होता है। नोड वो जगह है जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे भाई ये है कि देखो, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपका ये वाला है, ठीक। यहां पे देखो, यहां पे जीरो है, थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है भैया, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। ये जो बढ़ता हुआ दिख रहा है इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब देखो घट रहा है, ठीक। तो कहां कहां जीरो है वो पॉइंट देखो, यहां पे जीरो है, यहां पे जीरो है, यहां पे जीरो है, और यहां पे जीरो है। चार पॉइंट दिखेंगे, 1 2 3 4। अब अगर हम ये ओरिजिन वाला छोड़ दें तो यहां पे 3 पॉइंट ये दिख रहे हैं, जहां पे आप बोल सकते हो कि इस वेव के अंदर नोड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, बल्कि कहो नोड्स प्रेजेंट है, ठीक। तो 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट जो नोड के लिए बता रहे हैं, ये वेव की कहानी आपको शायद समझ में आ गई होगी। अरे यार एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जो डिस्टेंस इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, कुछ अलग है ही नहीं। ये देखो, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये जो बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस, जो आपको मान लो ये वाई एक्सिस है, तो वहां से जो भी वेव की दूरी दिख रही है, मैं ऐसा सिंपल सिंपल बोल देता, ठीक है। ओके, अब आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मैंने कल ही बताया था, बल्कि आपका जो नोट्स था वो पिछली बार जो हैंग कर गया था, तो आपने देखा था हैंग कर गया, तो भाई वो सेव नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, दोबारा लिखा आपके लिए, ठीक है। पूरी चीजें आपको लिख करके भेजी थी मैंने। ओके, करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, वो मेरा काम है, मैं अपना निपटा रहा हूं, तुम अपने हिस्सेदारी का काम कर लो। क्या आपका काम पढ़ना है, 2 4 बार रिवाइज करना है, वो आप निपटाते रहोगे। अच्छा जी, ये देखो, ये मैंने बोला कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पी एक्स है, ठीक। इस पीएक्स में एक इलाका, एक जगह, एक स्पेस ऐसा होगा, अगर यहाँ पे प्लेन ले लें, यहाँ पे इस तरीके से डाल दें, तो इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। इस वजह से यहाँ पे लिखा जाएगा साई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपको इनिशियली मैंने बताया था कि साई स्क्वायर जो है मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। यहां पे हो गया साई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अच्छा जी, अब एक बात देखो, यहां पे आप साई स्क्वायर जीरो है तो साई तो जीरो होगा ही, है ना भाई, वेव फंक्शन तो जीरो ही होगा, क्योंकि यार इसी का स्क्वायर कर दो वही तो चीज आएगी। और इसको, इस वाले प्लेन को हम क्या घोषित, इस वाले प्लेन को हम घोषित करेंगे भैया नोडल प्लेन। क्या, इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। तो एक ऐसा प्लेन जो इसको इस तरीके से कट कर रहा है, और इस पर जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, डेंसिटी नहीं है, डॉट्स नहीं है, इस वजह से ये नोडल प्लेन बोला जाता है। अब आगे आइए, लिखा है नोड इज डिफाइंड एज द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। बस खत्म हुआ कहानी। क्या भैया, नोड क्या है, नोड एक ऐसा जगह है, एक ऐसी प्लेन है जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। दैट्स इट। अब आगे आते हैं, यहां तक की कहानी कल की है, आज से अभी से फिर से शुरू हो रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट 50 मिनट ध्यान से सुनते, साई स्क्वायर मीनिंग, अरे यार क्या बात करते हैं,
भाई पूछ रहे हैं साई स्क्वायर का क्या मतलब है। अभी अभी मैंने ये बताया साई इज इक्वल टू, ऐसे इतना बड़ा लिखा था जेड आर बाई ए नॉट, ऐसे जो टर्म्स तुम देख रहे हो ना, फिर यहाँ पे कुछ टर्म्स, इन्हीं का स्क्वायर साई स्क्वायर होता है। नया क्या है तो समझाने का मेरे पास अच्छा तरीका है। आपको मैं ये बोलूं, आपको मैं ये बोलूं कि ये देखो ये एक चीज है, y बराबर एम एक्स। आपको मैं बोलूं y बराबर एम एक्स एक चीज है, फिर मैं कहूं यार ये y की वैल्यू है, तो यार y स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी तुम नहीं बता पाओगे। यार y की वैल्यू ये पता है तो हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर इन एक्स स्क्वायर कर देंगे। सिंपल है ना हमारे भाई। अगर मैं बोलूंगा कि y जीरो है, जैसे मैं बोलता हूं साई जीरो है, उसी तरीके से मैं बोलूं कि अगर y जीरो है तो यार y स्क्वायर भी तो जीरो होगा। ये बात तो गई क्या दिमाग में एडवांस वालों। चलो आगे चलते हैं। अब भैया नोड के दो पार्ट हैं, जिस तरीके से आपने ये देखा, यार सिंपल सिंपल तो क्या होता है ना, एक बार में जंप मारे दिमाग खराब हो जाता है। सुनना, जब हमारे पास दो तरीके का वेव फंक्शन है तो हमारे पास नोड भी दो तरीके के होंगे। अरे सिंपल है ना यार। जब साई को जीरो करना है, ऐसा स्पेस ढूंढना है, ऐसी जगह ढूंढनी है, तो हम इस तरीके से ढूंढेंगे। यार रेडियल वेव फंक्शन जब जीरो होगा तो वहां पे एक नोड मिलेगा, और जहां पे एंगुलर वेव फंक्शन जीरो होगा वहां पे एक दूसरा नोड मिलेगा। अब देखना आगे, एक ऐसा नोड जहां पे रेडियल वेव फंक्शन जीरो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल नोड्स बोलते हैं। तो एक ऐसी जगह जहां पे साई आर की वैल्यू जीरो है, साई स्क्वायर आर की वैल्यू क्या है, जीरो है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल नोड बोलेंगे। बोलो आया क्या, बोलो आया क्या। सिंपल बात यार, रेडियल नोड के अंदर अभी पीछे पड़ा कि साइज जीरो चाहिए, तो हमने कहा कि भैया रेडियल नोड निकालना है तो यार रेडियल वेव फंक्शन को हमें जीरो करना पड़ेगा। अब आइए नेक्स्ट, अगला वाला है एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स की बात करनी है तो आप बोलोगे कि यार यहां पे साई थीटा फाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। साई थीटा फाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। या साई स्क्वायर थीटा फाई की वैल्यू क्या होगी, साई स्क्वायर थीटा फाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। बोलो इतनी बात समझ में आया क्या, बोलो इतनी बात समझ में आया क्या। पहले जो समझा रहा हूं उस पर दिमाग लगाएंगे। नोट्स बनाने हैं आपको, ये चीज मिल जाएगी तब बनाना, कारण है क्योंकि इसमें बहुत सारे फिगर वगैरह इन्वॉल्व हैं, उसको बनाने का टाइम दूंगा तो एक दो स्लाइड में निपटा दोगे तुम पूरी क्लास। अब आते हैं भैया नेक्स्ट पे। देखना, जो हमारा रेडियल नोड होता है ना, जो हमारा रेडियल नोड होता है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसी रेडियल नोड को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल नोड्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्क्वायर स्फेरिकल वो बताऊंगा, लेकिन अभी रट्टा मत मारो यार। मैं कह रहा हूं कि रट्टा मत मारो, बस ऐसा सुन लो, बस कह रहा हूं मैं कि यार रेडियल नोड को ना स्फेरिकल नोड कहते हैं, कहानी है मान लो, बस मान लो। क्यों कहते हैं का जवाब है मेरे, है ना, रटवा तो सकते नहीं। एंगुलर नोड्स वाली कहानी में यह है कि एंगुलर नोड्स को ही हम प्लेनर नोड्स बोलते हैं। अगर कोई आपके सामने प्रस्तुत करे कि बताइए यहां पर प्लेनर नोड्स कितने होंगे, तो आपका जवाब कुछ इस तरीके से होगा कि भैया वहां पे एंगुलर नोड्स कितने होंगे, जो आपको आता है वही जवाब यहां पे। अगला देखिए, इसी को कॉनिकल नोड्स बोलेंगे। कब कॉनिकल बोलेंगे, कब प्लेनर बोलेंगे, ये बात मैं आपको ठीक है, ओके। अभी फिलहाल आप इसी तरीके से फोटो में देख लीजिए। अब आते हैं भैया नेक्स्ट पे, कुछ चीजें आपके सामने। अब देखो भाई, एक बार इरेजर यहां पे थोड़ा सा यूज कर रहा हूं, यहां पे बगल में लिखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हाँ यहां पे मैं मान ले रहा हूं ये चीज, फिर साई स्क्वायर आर इज इक्वल टू, क्या साई स्क्वायर आर इज इक्वल टू जीरो, और यहां पे हो गया ये वाली चीज। अच्छा अब देखो भाई, एक ना हमें चीज बतानी है कि हम निकालेंगे कैसे। अब मैं पहले ना डायरेक्ट थोड़ी चीजें बताऊंगा, डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड्स। क्या कि n माइनस एल माइनस, क्या n-l-1 जो होता है वो है टोटल रेडियल नोड्स का फॉर्मूला। मेरे साथ दोहराएंगे, सारे लोग मेरे साथ ये चीज दोहराएंगे कि भैया n-l-1 जो है, n-l-1 जो है, ये है टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला। क्या, टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इक्वल टू n-l-1। और कोई पूछे कि एंगुलर नोड्स का कितना आएगा, तो आप बोलना जो वहां पे एल वैल्यू होगी। क्या, एल। दोबारा दोहराऊंगा, सब चीज दोबारा आएंगे अपन। क्या बोल रहा हूं, ये प्रदीप यादव ये क्या बना रहे हो भाई, इसको रटने मत लग जाना बाकी चीजें, ये रुक जाओ, ये देखता हूं क्या चल रहा है।
चलिए रेडियल नोड्स की वैल्यू हमारे साथ लिखेंगे भाई, आप रेडियल नोड्स की वैल्यू लिखेंगे। ब्रिज एक मिनट देखता हूं मैं। चलो जी, सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है भाई। देखेंगे, दोबारा बोल देता हूं मैं। यहां पे नोट्स के अंदर दो पार्ट हुए, रेडियल एंड एंगुलर। एंगुलर अगर कोई पूछे कितने नंबर ऑफ एंगुलर नोड होंगे, तो हाँ आप बताओगे कि यहां पर एल वैल्यू होगी, और यहां पे रेडियल नोड्स के अंदर एन माइनस एल माइनस वन होगी। इस चीज को आप याद करिए। रेडियल नोड्स में आपको बोला जाए तो एन माइनस एल माइनस वन होगी, लेकिन यहां पर क्या होगा, इस वाले में, एंगुलर वाले में एल वैल्यू होगी। ठीक है, ओके, आपको इतनी बात समझ में आ गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताओ टोटल नोट्स कितना होगा, बताओ टोटल नोट्स कितना होगा। यहां पे टोटल नोट्स कितना होगा, टोटल नोट्स कितना होगा भाई, ये रेडियल वाला प्लस एंगुलर वाला मिला लोगे तो जितना आएगा उतना होगा। तो रेडियल वाला कितना भाई, एन माइनस एल माइनस वन। सारे लोग लिख के बताएंगे टोटल कितना होगा, एन माइनस एल माइनस वन। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ये और ये हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो माइनस एल और प्लस एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहां पे टोटल की वैल्यू क्या आएगी, एन माइनस वन। तो डायरेक्टली अगर आपसे कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन दिस ऑर्बिटल इज, कोई सा भी ऑर्बिटल दिया जाए, उसको क्या करो भैया, एन माइनस वन कर दो। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो टोटल नोड्स ऐसे निकलता है। रेडियल नोड्स निकालना है तो एन माइनस एल माइनस वन करना पड़ता है, एन माइनस एल माइनस वन करना पड़ता है, और यहां पे एल को क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। अच्छा जी, ये चीज आपको याद हो गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे देखिए क्या, नेक्स्ट पे आपके सामने दिया जाएगा, आपको रेडियल नोट्स निकालना है, एंगुलर नोट्स निकालना है, उसके बाद टोटल नोट्स निकालना है। ठीक है, रेडियल, एंगुलर और टोटल नोट्स निकालना है। तो जो ऊपर मैंने लिखा है उसी के हिसाब से आप 1s का निकाल के बताएंगे। सारे लोग 1s का निकाल के बताएंगे। चलिए, सारे लोग 1s का निकाल के बताएंगे। सारे लोग 1s के लिए तीनों चीजें बताएंगे। ठीक है, चलिए चलिए, सारे लोग 1s के लिए रेडियल नोड बताएंगे, एंगुलर नोड, और यहां पे टोटल नोड्स बताएंगे। तो रेडियल निकालने के लिए क्या करोगे, n माइनस क्या था, यहां पे पहले लिख लो, यहां पे ये चीज n माइनस एल माइनस वन, यहां पे क्या था, l था। यहां पे टोटल करने पे क्या आएगा, n माइनस वन आएगा। डायरेक्टली लगा दो, यहां पे n क्या है, 1 है, तो लिखोगे 1 माइनस l क्या होता है, s के लिए 1 क्या होगा, सॉरी l क्या होगा, 0 माइनस वन, का मतलब यहां पे 0। इसका मतलब हुआ भैया कि 1s के अंदर रेडियल नोड तो होगा ही नहीं, 1s के अंदर कोई रेडियल नोड नहीं होगा। एंगुलर नोड की बात करें तो भैया देखो, ये लिखा 1s,
1s में जो s है उसके लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर 0 होगी तो यहां पे 1s के लिए एंगुलर नोड क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि यहां 1s के केस में ना तो रेडियल नोड है ना तो एंगुलर नोड है, इसका मतलब हमारा टोटल भी क्या आएगा, 0 + 0, इसका मतलब 0। यहां पे कोई नोड नहीं होगा, कोई नोड यहां पे नहीं। आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ, सही लिख रहे हो सारे लोग। अब अगला देखो 2s के लिए बताओ। अब ये चीज आप 2s के लिए बताइए। चलिए यही चीज आप 2s के लिए बताएंगे। सारे लोग 2s के लिए बताओ। 2s के लिए n = 2 लिखोगे, 2 माइनस, अब s की वैल्यू l के फॉर्म में जाए तो 0 हो गई, यहां पे क्या होगा -1, ये क्या हो जाएगा भैया 1। इसका मतलब हुआ कि 2s के केस में एक रेडियल नोड होगा। अब आओ यहां पे तो l की वैल्यू क्या है, 0। अरे यार s के लिए l की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, एंगुलर नोड 0 आएगा। यहां पर एक भी एंगुलर नोड नहीं है, कहां पे, 2s में। कैसे होता है वो बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल कैलकुलेट करो। अब 1 + 0 करोगे तो क्या आएगा, 1 + 0 करोगे तो भैया 1 आएगा ना। ओके, अब आते हैं भैया 2p पे। 2p पे करोगे तो n = 2, l की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 1, -1 = 0। इसका मतलब 2p के अंदर रेडियल नोड क्या है, 0 है। 2p के अंदर रेडियल नोड 0 है। और एंगुलर नोड की बात करें तो बताओ p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, एंगुलर नोड तो l है, तो यहाँ पे p के लिए 1 होती है, इसके लिए 1 लिखा जाएगा। तो 0 + 1 क्या, 0 + 1 = क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब टोटल नोड्स कहां पे, 2p के अंदर क्या होगा, 1 होगा। और वो कौन सा नोड होगा, वो एंगुलर नोड। ओके, बहुत सही जा रहे हो। इतनी बात समझ में आ गई? आपको इतनी बातें याद हुई क्या, फॉर्मूले याद हुए आपको, ये चीजें पता चली जो यहां पे लिखी गई। आप चलते हैं नेक्स्ट में नोड के अंदर हम भैया एस ऑर्बिटल पे थोड़ी चर्चा करेंगे। देखो एस ऑर्बिटल के केस में, भैया देखो यहां पे 2 ऑर्बिटल आपके सामने बनाए जाएंगे। पहला ऑर्बिटल ये, दूसरा ऑर्बिटल ये। देखो ध्यान से एक बार, ये है एक ऑर्बिटल, ये रहा हमारा दूसरा ऑर्बिटल, ये रहा हमारा तीसरा ऑर्बिटल। अब आपको समझाता हूं ये क्या बनाया गया है, फोकस्ड होइए, टाइप करना बंद कर दीजिए। आइए बताता हूं, यहां पे क्या लिखा है, न्यूक्लियस कहां भैया, यहां पे न्यूक्लियस, यहां कहीं पे हो न्यूक्लियस भैया, यहां कहीं पे हो, यहां कहीं पे बीच में एकदम छोटा सा न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ये बीच में हमने क्या बनाया, न्यूक्लियस, वो दिख नहीं रहा होगा, बस ऐसे पॉइंट अभी समझो बात को। ओके, अब देखो ये जो चीज बनाई गई है ये एक्चुअली क्या है, 1s है। ठीक है, मैं एक ऐसे बॉर्डर लाइन बना दे रहा हूं ताकि फील आना शुरू हो आपको। ठीक है, ये भैया हमारा 1। अब देखो 1s के बाद ये हमारे 2s की एक्चुअल शकल है। क्या है, एक्चुअल शकल। ये क्या हमारा 2s है। ठीक है, पहले सबको लिख लेता हूं, ये क्या भैया, ये हमारा 3s, ये हमारा, ये क्या था 1s, ये 2s और ये 3s। अब 2s में देखो, 2s में 1s वाला जो ये वाली लाइन है वो यहां पे कहां ड्रॉ होगी, यहां कहीं, यहां पे। ठीक, जो ये वाली बॉर्डर लाइन है वो इसके अंदर दिखाओगे तो ये छोटी वाली ड्रॉ होगी। अब देखो, अब 2s के केस में, अब 2s वाले केस में क्या होगा, ये वाली जब चीज बनाओगे तो बाहर जाओ, यहां पे देखो, ये आप 2s वाली, 2s की बाहर वाली बॉर्डर लाइन बना रहा हूं, बाहर वाली बॉर्डर लाइन। ठीक, अब देखो ये बीच में जो आपको ये कलर दिख रहा है, ये वाला ब्लू वाला, ये वाला ब्लू वाला, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पे भी प्रेजेंट है। लेकिन ये वाला जो रेड वाला है, जो रेड वाला पार्ट बना हुआ है वो n = 2 से रिलेटेड है, मतलब सेल नंबर 2 से रिलेटेड है। ध्यान से देखना, इनके बीच में कोई ऐसा गैप दिख रहा है जहां पे सब ब्लैक है, ये वाला एरिया ब्लैक दिख रहा है क्या, इनके बीच में ये वाला एरिया आपको ब्लैक दिख रहा है क्या, बताओ भाई, कमेंट करके बताओ कि ये एरिया ब्लैक हो रहा है। बताओ भाई, सारे लोग बताओ, चलो सारे लोग बताएंगे ये चीज, ये वाला एरिया आपको ब्लैक दिख रहा है क्या। सिमिलरली यहां पे आओ, ये भैया हमारा हो गया 1s वाली चीज, ये वाली हो जाएगी हमारी 2s वाली चीज, और ये हो गया भैया हमारा 3s, क्या 3s। क्या आपको ये सारी चीज दिख रही है, क्या आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं? अब देखो, अब ब्लैक वाले पॉइंट ढूंढते हैं, यहां पे देखो, ये वाला सिमिलरली, अब देखो कुछ दिख रहा है यहां पे, ब्लैक वाले देखो, ब्लैक मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ब्लैक मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। यार इतना अच्छा तो बनाया है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक, अब देखो ये यहां पे न्यूक्लियस के किनारे हर तरफ इलेक्ट्रॉन, यहां वाले पर 1s के केस में न्यूक्लियस के किनारे हर तरफ इलेक्ट्रॉन है। अगर यहां सब जगह, हर जगह इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब यहां पे नोड नहीं है।
तो इस 1s के केस में पीछे जाके देखोगे आप अपने टेबल में तो आपको दिखेगा वहां पे नोड 0 था, इस वजह से यहां पे बोला जा रहा है नोड 0 होगा, नोड 0 नोड। लेकिन ये कौन सा नोड है? ये है भैया रेडियल नोड। ये क्या है? ये है रेडियल नोड। सर रेडियल नोड कैसे पता चला? हम इस पॉइंट पे खड़े थे और वहां से डिस्टेंस की दूरी पर हर तरफ गए तो हमें जो है वहां कहीं पे ऐसा एरिया, ऐसा इलाका नहीं मिला जहां पे इलेक्ट्रॉन ना हो। तो देखो इसके अंदर हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, इस वजह से यहां पर रेडियल नोड 0 है। अच्छा जी, रेडियल नोड की कहानी हमें समझ में आ गई। अब आइए अगले पर, 2s पे आओ। 2s के केस में आओ, जो ये हमारा 2s बना हुआ है, यहां पे जो ये ब्लैक वाली चीज है, बीच में ब्लैक वाले को मैं ब्लैक कलर ही उठाता हूं, ठीक है। ये देखो, ये जो ब्लैक वाला स्पेस बना, ये इसको और ब्लैक कर रहा हूं थोड़ा, कुछ समझ आ रहा है क्या? ये वाला जो इलाका, ये वाला जो एरिया, यहां पे भैया कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? इस तरीके से देखो, एक यहां पे थिन स्फेरिकल सरफेस है। क्या क्या आपको यहां पे थिन स्फेरिकल सरफेस दिखाई दे रहा है? ये जो एक बार देखो सेल दिख रहा है क्या? सेल समझते हो ना, ऐसा करके कुछ, अरे यहां पे बना देता हूं, इस तरीके से समझ लो। पर चेंज करते हैं, ये देखो यहां पे जो ये बीच में ये वाला इलाका, ये ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? ऐसी चीज तो है यहां पे ब्लैक वाली, ठीक, यही वाली चीज देखो, ये बीच में ब्लैक दिख रहा है, ठीक। और इस तरीके की जो शकल सूरत आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेडियल नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल नोड्स बोलते हैं। यहां पे आप लिखोगे कि ये क्या है? ये भैया रेडियल नोड है। ये क्या है? नोड है। तो यहां पर कितने नोड मिले भैया? 1। रेडियल क्यों बोला गया है? क्योंकि इस आपके न्यूक्लियस से जब आप आर डिस्टेंस पे गए, यहां पे देखो, आप ऐसे सीधा सीधा आ गया हो, सीधा सीधा आ गया हो, यहां पे आए, सीधा सीधा आगे जाओगे तो यहां पर तक, तो यहां तक छोटे वाले तक तो क्या था? इलेक्ट्रॉन था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? ऐसा एरिया शुरू हुआ जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके बाद फिर से ऐसा एरिया आया जहां पे इलेक्ट्रॉन है। तो उस 1s और 2s के बीच में वो वाला इलाका जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसी को हम रेडियल नोड कहते हैं। तो ये रिंग जैसी जो चीज दिख रही है, यही नोड को बताती है, ठीक। अब आइए 3s में। अब मैं पूछूं यार, इस 2s के अंदर कितने रेडियल नोड हैं? आप फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओगे तब भी आपको पता चलेगा यहां पे 1 रेडियल नोड होगा। और यहां पे रेडियल नोड कहां है वो चीज हमें दिख रही है। सिमिलरली आप 3s में आओगे तो आपको 2 रिंग दिखेंगे, 2 रिंग, देखिए 2 रिंग दिख रहे हैं क्या? क्या आपको वो 2 इलाके दिख रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। क्या आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं तो दिखा देता हूं भाई। ये वाला इलाका देखो, ये वाला जो है, ये वाला और ये बाहर वाला, ये दोनों में, मतलब कि ये वाला चीज कह रहा हूं, और सिमिलरली ये वाला। अब दोनों को देखो, ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस ऐसा है जहां पर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, वहां पर क्या है? नोड्स है। और ये कौन से नोड्स हैं भैया? ये रेडियल नोड्स हैं। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ये क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट है यार। हम ये देखो, पहला वाला जो नोड है वो थोड़ा करीब है, पहले वाला नोड करीब है, दूसरे वाला नोड क्या है? दूर है, मतलब दूर है। वहां क्या दिख रहा है? एक बगल में है, एक थोड़ा सा दूर है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्या आपको यह समझ में आया कि 3s के अंदर 2 नोड्स कहां से आएंगे, 2 नोड्स कैसे आएंगे, वो चीज समझ में आई? आ चुकी होगी कि भैया 1s के अंदर एक ही रेडियल नोड है। आप अगर न्यूक्लियस पर खड़े हो और अपने आसपास ऐसे हाथ घुमाते हो आर रेडियस पर कहीं भी, तो वहां पे हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह मिलता है। इस वजह से यहां पर क्या होगा? यहां पर एक ही रेडियल नोड होगा। अब 2s की बात करें, अगर आप 2s के न्यूक्लियस पे बैठ जाओ और आर रेडियस लेकर के, मतलब कि ये पूरी डिस्टेंस का एक रेडियस मान करके आप हाथ बढ़ाओगे तो आपको दिखेगा आपके हाथ पे कुछ ऐसे इलाके पड़ेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। और वो इलाका कैसा है? वो स्फेरिकल है, सॉरी रिंग टाइप का है, सेल टाइप का है। और उसी सेल टाइप या रिंग टाइप का जो चीज दिख रही है उसी को हम रेडियल नोड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो, ये वाले जब थर्ड में जाओगे तो एक होगा न्यूक्लियस के जस्ट बगल में, एक होगा उससे थोड़ा सा दूर। तो यहां पे 2 नोड दिखाई देंगे इस 3s के केस में। ओके, अब डायरेक्टली बताता हूं, देखो भाई, जैसे हम s ऑर्बिटल की शुरुआत कैसे करते हैं? 1s से करते हैं, फिर लिखते हैं 2s, तो फिर क्या लिखते हैं? 3s। तो देखो भाई, रेडियल नोड के केस में याद रखो, जहां से शुरुआत होती है ऑर्बिटल्स की, जैसे 1s लिखा है तो यहां पे भैया रेडियल नोड क्या होगा? रेडियल नोड भैया 0। वहां के बाद से आप एक एक बढ़ा लो, ठीक है। यहां पे क्या होगा? रेडियल नोड 1 होगा,
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेडियल नोड 2। ठीक, इस तरीके से आप समझ सकते हो। या ये बोलो 3s के केस में देखो 3s यहाँ है, 3s यहाँ है, तो नीचे आओगे 2s, 3s और 2s के बीच में एक नोड, 2s और 1s के बीच में एक नोड, और 1s के आसपास तो पूरे इलेक्ट्रॉन ही भरे होते हैं, इसका मतलब वहां पे 2 नोड होंगे। बहुत अच्छे तरीके से शायद आपको इतनी बातें मैंने समझा दी। अब आते हैं भैया यहाँ पे, ये था हमारा रेडियल नोड। रेडियल नोड के लिए अगली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है कि थिन स्फेरिकल डिस्क लाइक सरफेस वेयर साई इज 0। यहां पर जहां पे हम नोड की चर्चा कर रहे हैं कैसा दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है डिस्क लाइक, डिस्क था भाई, ठीक है। ये डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, मतलब यहां पे साई क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये हमारा रेडियल नोड होगा। और जो ये रेडियस के अलॉन्ग हम ये चीज देख पा रहे हैं। अब आइए भैया, शायद आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बोला जा रहा है यार इसी को हम स्फेरिकल नोड्स बोलते हैं। देखो रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड्स क्यों बोलते हैं, समझ में आया? अगर आया तो भैया बोलो, अगर आया तो यहां पे लिख के बताओ कि चमक गया है, तुम्हें समझ में आ चुका है कि आपको समझ आया कि भैया रेडियल नोड को स्फेरिकल क्यों बोलते हैं। मैंने बताया नहीं है अभी, आप खुद से समझ गए हो तो अच्छी बात होगी। अरे यार ये देखो ना, एक स्फेयर कितना ही तो है, एक स्फेयर का क्या है, अरे डिस्क जो होगा वो किसी पॉइंट के किनारे किनारे ऐसे हो बना होगा। वो बात कहाँ की जा रही है, स्फेयर की जा रही है। एक 3D स्फेयर है, तो कुछ मोटाई का एक डिस्क है, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसी को हमने क्या मान रखा है, कुछ मोटाई का स्फेयर है, तो इसी वजह से उसको स्फेरिकल नोड्स बोलते हैं। तो जो हमारे रेडियल नोड्स होते हैं वो स्फेरिकल नोड्स होते हैं, क्योंकि वो स्फेरिकल सेल की तरह हैं। ठीक है भाई, इस वजह से रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड्स बोलते हैं। तो याद रख लो कि जब भी तुम्हारे सामने कोई रेडियल नोड बोलेगा, आप तुरंत ही स्फेरिकल नोड बताएंगे। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, अब रेडियल नोड इन पी ऑर्बिटल पे चर्चा करेंगे। पी ऑर्बिटल में देखो भाई, पी ऑर्बिटल के अंदर भी वही कहानी होगी, वहां पे भी एक थिन स्फेरिकल डिस्क लाइक सरफेस में स्फेरिकल डिस्क लाइक सरफेस मिलेगा, जहां पे साई की वैल्यू 0 होगी। अब आपके सामने देखिए क्या है, एक हमारा ये पी ऑर्बिटल है, दूसरा हमारा ये पी ऑर्बिटल है। हमारे सामने ये 2 पी ऑर्बिटल है, हमारे सामने ये 2 पी ऑर्बिटल है, इन पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो है ये 2p है, और ये जो है 3p। डरना नहीं है, डरना नहीं है कि पता नहीं क्या लेकर के आए हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान बताता हूं। देखो 2p की चीज पकड़ो तो यहां देखो, ये वाली चीज ऊपर बन रखी है, ये वाली चीज नीचे बन रखी है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, यहां पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। और यहां पे देखो 2p के सॉरी 3p के अंदर, 3p के अंदर देखना भाई, ये वाला इलाका एक आपको देखेंगे, यहां पे देखो ये जो छोटा सा बीच में बना है, ये वाली चीज मान लो वो बीच में, ये वाली चीज बीच में, और इसके बाद उसके ऊपर एक लेयर किसकी आएगी, 3p वाले की आएगी। अंदर ये 2p वाला, अंदर ये 2p वाला, उसके बाहर ये 3p वाला। आप ऐसे समझ तो जल्दी समझ में आ जाता है कि ये चीज अंदर है, उसके ऊपर एक ऐसे टोपी टाइप का ऊपर से नीचे से लगा हुआ है। और है कैसी, ये है कैसा भाई, ये डंबल शेप। तो देखो यहां पे ध्यान देना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। यहां पे देखो कैसे, आप ये मान के चलो कि ये स्फेयर है, क्या मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, चलिए एक बार और कोशिश कर देता हूं, चलिए कोशिश कर देता हूं, ध्यान समझना भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ना वही स्फेरिकल सरफेस बनाने की कोशिश करूंगा भाई। और टेढ़ा हो गया, तो अंडा बन गया, कोई बात नहीं, अंडा को गोला मान लो आज। ठीक है, ये अब आओ यहाँ पे, ये देखो, ये जो मैंने आपके सामने, ये मान लो हमने क्या बना दिया है, थोड़ा टेढ़ा है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, मान लो यार। यहाँ पे जो चीज बनाई है ना, वो मान लो कि क्या है, एक स्फेरिकल सेल है। वो क्या है, स्फेरिकल सेल है। अब ये एक ऐसा स्फेरिकल सेल है जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। यहां पे कोई एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, सब ब्लैक दिख रहे हैं, बाकी को हमने कलर्ड दिखा रखा है। तो जो ये ब्लैक वाला एरिया है ना, यही हमारा नोड है, यही हमारा क्या है, नोड। ये कौन सा नोड है भैया, ये रेडियल नोड। सर इसको रेडियल नोड क्यों बोला, अरे यार बताया तो कि ऐसा नोड जो स्फेरिकल दिखेगा वो रेडियल नोड होगा। अच्छा सिंपल सिंपल बोलूं तो ये चीज समझ में आ भी चुकी। अगली चीज बढ़ो सर, ये देखो 2p के अंदर, अब भैया हमें पता है
कि p ऑर्बिटल की शुरुआत कहां से होती है, 2p से होती है। जहां ऑर्बिटल की शुरुआत होती है वहां पे रेडियल नोड कितना होता है, 0 होता है, और उससे आगे बढ़ोगे तो 1 होता है। ठीक है, उससे एक आगे बढ़ोगे तो 1 होता है। तो इस तरीके से हमें p ऑर्बिटल में ये चीज दिखाई दे रही है कि भैया 2p के केस में तो कोई रेडियल नोड नहीं है, लेकिन 3p के केस में एक हमें इस तरीके का रेडियल नोड दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपको ये भी बात समझ में आ चुकी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ओके, नेक्स्ट चीज ये देखो, ये भी क्या था, स्फेरिकल था, इसी वजह से यहां पे स्फेरिकल नोड भी लिखा गया है। ओके, अब आ जाते हैं भैया, देखो रेडियल नोड में अब मैं जो बताने चल रहा हूं वो पॉइंट आप बताएंगे सही है या गलत है, सही है या गलत है, अब ये चीज आप बताएंगे। रेडियल नोड की अगली लाइन सुनो, क्या लिखा है, रेडियल नोड डिपेंड्स ऑन एन वैल्यू। क्या रेडियल नोड एन वैल्यू पर डिपेंड करता है? लिख करके बताएंगे हाँ या ना। आप ये बताइए कि ये जो रेडियल नोड है क्या वो एन वैल्यू पर डिपेंड करता है? बोलो, क्या ये एन वैल्यू पर डिपेंड करता है? बोलो, क्या ये चीज एन वैल्यू पर डिपेंड करता है? सारे लोग लिखेंगे, सारे लोग लिखेंगे कि क्या ये एन वैल्यू पर डिपेंड करता है। कहोगे हाँ सर, अभी तो बताया कि n माइनस एल माइनस 1 होता है, और n पर डिपेंड करता ही है जब यहाँ पे आपने फॉर्मूले में n डाल दिया है। तो आप इस तरीके से बोल लो। इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, फिलहाल आप ये यहाँ से फॉर्मूले से आप डायरेक्टली ये लाइन बोल सकते हो। अगली चीज देखो, अगली चीज आपके सामने ये है। मैं ये बताना चाह रहा हूं ये n वैल्यू पर डिपेंड करता है। जब हमारा ये 2p था, जब हमारा 2p था तो यहाँ पे क्या था, n इज इक्वल टू 2। यहां पे देखो, यहां पे 3p था तो 3p के केस में n क्या है, 3 है। यहां पे कोई रेडियल नोड नहीं है, यहां पे रेडियल नोड है, रेडियल नोड है। अब अगली लाइन सुनना, न्यूक्लियस से, यहां पे आओ, न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें नोड्स मिलते जाएंगे। क्या मिलेंगे, नोड्स मिलते जाएंगे, क्योंकि नोड का एरिया यही वाला तो है, यही वाला इलाका तो किसका है, नोड का है। जब आप न्यूक्लियस से कहां जाएंगे, दूर होते जाएंगे इस तरीके से रेडियस पर, किसी भी रेडियस पर, तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, नोड्स मिलते जा रहे हैं। यहां पे एक नोड मिलेगा। अगर मैं ये 4p बोलता तो 4p के बाद यहां पे एक नोड होता, अगर ये 4p होता तो एक नोड यहां होता। तो यहां पर क्या है, 2p और 3p के बीच में एक नोड है। और अगर मैं 4p कहता तो एक 4p की टोपी ऊपर से होती, 4p की टोपी ऊपर से होती तो 3p और 4p के बीच में भी एक नोड होता। इसका मतलब यार ये हो गया, यहां पे जब आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे या n की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बढ़ते, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बढ़ते जाएंगे। मस्त चीज बताया मैंने अभी आपको। अब वो मैं स्टेटमेंट के सामने आपके लिए ला रहा हूं। लिखा है कि एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इंक्रीज, क्या, as the distance between nucleus and outermost cell increases, the number of radial nodes increases। यही तो बोला गया है, यही तो बोला गया है मेरे भाई। क्या बोला गया है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, आप न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की तरफ बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बढ़ते जाएंगे। 2p के अंदर जो है, यहां पे देखो 2p के अंदर कोई भी रेडियल नोड नहीं है, 0 है। 3p के अंदर भैया एक रेडियल नोड है। 4p के अंदर कितने हैं, 2 रेडियल नोड हैं। 4p के बाद 5p मान लो लिखा तो वहां पे 3 रेडियल नोड है। का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप कहां जा रहे हो, आउटर मोस्ट सेल की तरफ जा रहे हो, वहां पे आपको किसकी वैल्यू मिलती जा रही है, रेडियल नोड्स की वैल्यू मिलती जा रही है। आई होप आपको समझ में आ चुका हो, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि भैया रेडियल नोड जो एन वैल्यू पर डिपेंड करता है, और रेडियल नोड्स की जो वैल्यू है, जो सॉरी क्वांटिटी है, नंबर है, एक्चुअली नंबर है, वो बढ़ता जाता है जब आप न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट की तरफ बढ़ते। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भैया ये देखो, ये हमारा 1s है, ये हमारा 2s है, और ये हमारा 3s है। यहां पे देखो, ये क्या है 1s, ये क्या है 2s, ये क्या है 3s, क्या 3s। अब देखो न्यूक्लियस से दूरी देखोगे, यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे भैया यहाँ पे इतनी, और यहाँ पे आओगे देखो यहाँ पे इतनी। कुल मिला के ये बोल रहा हूं कि न्यूक्लियस से जब डिस्टेंस बढ़ती है तो नोड्स बदल जाते हैं। यहाँ पे एक भी नोड नहीं है, यहाँ पे 0 नोड है, यहाँ पे 1 नोड है, और यहाँ पे कितने नोड भैया, 2 नोड है। कहाँ पे दिखाया था बताए,
यहां पे जो बीच में गैप दिख रहा है ब्लैक वाला, यही यहां पे नोड है। और यहां पे बात करें तो देखो, एक नोड ये वाला हो जाएगा, दूसरा नोड बनाओ, ये ब्लैक वाला जो रीजन दिख रहा है, एक ये यहां पे दो नोड हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हो, हमें वहां पे क्या मिल रही है, नंबर ऑफ नोड्स ज्यादा मिल रहे हैं। छुट्टी अभी नहीं, आगे टाइम पे मिलेगा सब कुछ। ओके, 15 से पहले नहीं छोड़ सकते, उसके बाद ही छोड़ सकते हैं। नोट्स पे आएंगे भैया, अब आए हम एंगुलर नोट्स पे। शायद आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहां से हम एंगुलर नोट्स पे चलते हैं, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे भाई। एंगुलर नोट्स में एस ऑर्बिटल पर आते हैं। एस ऑर्बिटल भैया कैसा दिखता है, कुछ ऐसा। एस ऑर्बिटल हमारा कुछ ऐसा, एस ऑर्बिटल हमारा कुछ ऐसा दिखता है। देखो ये जो हमारा एस ऑर्बिटल और ये हमारा जो एस ऑर्बिटल, दोनों पे ध्यान देना। देखो पहले ये देख लो, ये हमारा 1s है, ये हमारा क्या है। एंगुलर नोड्स के अंदर क्या होता है ना, प्लेन होता है। क्या होता है, प्लेन होता है। क्या मैं यहां पर 1s के अंदर कोई ऐसा प्लेन डाल सकता हूं, क्या यहां पर मैं कोई एक ऐसा प्लेन डाल सकता हूं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो? जवाब है नहीं। अरे मेरे भाई, यहां पे जो हमारा 1s है वो जो है इस तरीके से, इस तरीके से, ये हमारा x, ये y, और यहां पर ये z है। एक्स वाई जेड, आप कोई सा प्लेन ले लो, आप एक्स वाई प्लेन लोगे तब भी वहां पे नोड मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस के किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर तरफ है, हर तरफ किसी भी एंगल पर, किसी भी डायरेक्शन पर जाने के बावजूद एस के अंदर हर तरफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस वजह से यहां पर एंगुलर नोड 0 होगा। ये कहने का मतलब है, एंगुलर नोड का मतलब क्या हुआ, एंगुलर नोड क्या होगा, 0 होगा। कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो। ठीक, ओके। अब आओ यहां पे, यहां वाले में जब तुम देखोगे, मैं अब रेडियल नोड की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रेडियल नोड कैसा होता है, वो डिस्क लाइक, स्फेरिकल, वो मैं यहां पे पॉइंट नहीं बनाऊंगा। अब मैं क्या बोलूंगा कि यार ये मान लो मेरा जेड एक्सिस, ये मेरा जेड एक्सिस, इस जेड एक्सिस से मैं किसी भी एंगल पर जाऊं, अगर मान लो मैं यहां पे जाऊं, अगर मैं यहां पे जाऊं, इसी तरीके से मैं किसी भी एंगल पर जाऊं, तो क्या हमें एक ऐसा प्लेन मिल रहा है, कहीं पे एक ऐसा प्लेन मिल रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है? जवाब नहीं। अरे यार, जब गोला है, गोले को आप किसी भी तरीके से कट करो, जब आप कट करोगे और उस पूरे गोले भर पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, निश्चित रूप से कोई भी एक ऐसा प्लेन नहीं मिलेगा, एक ऐसा प्लेन नहीं मिलेगा जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 दिखाई देगी, 0 दिखाई देगी। कोई ऐसा, अरे न्यूक्लियस, अरे भाई न्यूक्लियस प्लेन पे थोड़ी, न्यूक्लियस एक पॉइंट की तरह हुआ ना, प्लेन में तो पूरा एरिया चाहिए इस तरह, जैसे ये बोर्ड है, ठीक, तो ये वाला अगर बोर्ड भी ले लो, तो ये वाला बोर्ड जो है उसी पे तो ये हमने बना रखा है सब कुछ, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने बोर्ड पे दिखा रखी है। इसका मतलब ये हुआ, कुल मिला के आपको एक चीज एक शब्द में बता देता हूं कि एंगुलर नोड के अंदर हमें प्लेन देखना होता है। अगर हमारा स्फेयर है तो स्फेयर में हम कहीं से भी एक ऐसा प्लेन नहीं पास कर सकते जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0। इस वजह से यहां पर एंगुलर नोड 0 आएगा। सिंपल भाषा में इतना ही बोला जाएगा। ओके, अब आते हैं भैया नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा ये 2p है। अब देखो भैया, अगला ये 3p, पहले 2p देखो, यहां से आपको फीलिंग आ जाएगी एंगुलर की। मैं क्या बोलना चाह रहा था आपको यहां समझ में आएगा। अब देखो, ये जो 2p है, यहां पे तो रेडियल नोड निकाला था 0 है, यहां पे कोई ऐसा स्फेरिकल सरफेस नहीं मिल रहा है, लेकिन यहां पे देखो प्लेन मिल जाएगा। ये प्लेन देखो भाई, सारे लोग यहां पे प्लेन देखेंगे। अगले दिन से चैट आपका ऑफ रहेगा, अब हम नहीं चलाएंगे चैट। यहां पे कुछ भी लिख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लिख देते जा रहे हैं, हमें भी पढ़ने में भी नहीं आ रहा है क्या लिखा है इन्होंने। ठीक है, ओके। यहां पे देखो, ये जो 2p है, यहां पे एक ऐसा प्लेन डाल सकते हैं जहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं होगी। तो ये जो प्लेन है, वो कितने प्लेन है यहां पे प्रेजेंट, वो नंबर बताओ, कितने नंबर हैं इस प्लेन का, कितना नंबर है? यहां पे सिर्फ एक इकलौता प्लेन ही ऐसा है, ये वाला, जिसको हम यहां से पास करेंगे। इसका मतलब यहां पे एंगुलर नोड 1 होगा, यहां पे एंगुलर नोड, यहां पे 1 होगा, एंगुलर नोड क्या होगा, 1 होगा। तो ये प्लेन मान लीजिए मैंने इस तरीके से, अब देखो ध्यान से, ये वाली चीज मान लो जेड एक्सिस, ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस है, तो ये वाला प्लेन क्या होगा? सारे लोग लिख के बताएंगे, सारे लोग लिख के बताएंगे कि ये वाला प्लेन क्या होगा। अगर ये जेड एक्सिस है तो ये वाला प्लेन क्या होगा? नाम लिख के बताइए, नाम लिख के बताओ भाई। एक्स वाई प्लेन, बोलो एक्स वाई प्लेन होगा क्या? अरे यार, अगर ये जेड एक्सिस है तो ये जो एक्स वाई प्लेन है, यही तो वो प्लेन है, यही तो वो स्पेस में वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो ध्यान से देखना, आप क्या करोगे, थीटा की बात करोगे। यहां पे देखो, जेड एक्सिस से हम थीटा नीचे आएंगे कितना, 90 डिग्री।
थीटा कितना आएंगे 90 डिग्री, तब जाके हमें एक्स क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लेन, क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लेन मिलेगा। तो इस तरीके से एंगल वाला फील भी थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि एक एंगल पे जाके, जेड एक्सिस से एक एंगल पर जाकर के हमें क्या मिल रहा है, एक ऐसा इलाका मिल रहा है जहां पे जो प्लेन जा रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ, इतना ही है। अब आते हैं अगले पे, ये हमारा भैया 3p, क्या भैया, ये हमारा 3p में देखो, 3p में अगर ये जेड एक्सिस है, मतलब ये 3p जेड है, अगर ये 3p जेड और ये जेड एक्सिस है, तो जो आप ये वाला प्लेन देख रहे हो, जो ये वाला आप प्लेन देख रहे हो, ये जो प्लेन है वो प्लेन क्या होगा, वो एक्स वाई प्लेन होगा, वो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन होगा। और इसी एक्स वाई प्लेन पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। कुल मिला के हमें ये बोलना है कि देखो भैया, जो एंगुलर होता है ना, एंगुलर नोड, वो एक प्लेनर नोड है। क्या है वो एक प्लेनर नोड है, ध्यान रखिएगा। एंगुलर नोड को प्लेनर नोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर हम प्लेन पास कराते हैं। और यहां पे देखो, एस के अंदर कोई भी प्लेन पास करोगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के 0 होने का चांस ही नहीं, ठीक। तो कुल मिला के क्या समझ में आया, एस के अंदर जो एंगुलर नोड है वो 0 है। और देखो, इन दोनों के अंदर एक ही क्या दिख रहे हैं, हमें एंगुलर नोड दिख रहे हैं। इसका मतलब एल की वैल्यू पर डिपेंड करता है भाई। पी के लिए अगर एल 1 है तो वही तो नंबर ऑफ क्या होता है, एंगुलर नोड होता है। तो पी के अंदर दोनों के पी, चाहे 2p ले लो चाहे आप 3p ले लो, दोनों के अंदर यही वाला प्लेन पास कर रहे हो, एक्स वाई प्लेन ही पास कर रहे हो। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया कि भैया 2p और 3p दोनों में एंगुलर नोड एक ही है। चाहे आप 1s लो, चाहे आप 2s लो, चाहे आप 3s लो, चाहे 4s लो, 5s लो, कोई सा भी आप s लोगे, वहां कहीं से एक ऐसा प्लेन नहीं पास हो सकता जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं हो सकता, पास ही नहीं कर सकते। पास करके देखो, ऐसे पास करोगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, यहां पे मतलब उस पूरे प्लेन पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो, ऐसा सवाल ही नहीं बनता। इसका मतलब एस के अंदर हमेशा क्या होगा, कोई भी एस हो, 1s 2s 3s 4s कोई सा भी होगा, वहां पे क्या होगा, 0 एंगुलर नोड। पी के अंदर क्या होगा, 1 एंगुलर नोड। इसी तरीके एस पी डी के अंदर आओगे 2 एंगुलर नोड हमें दिखाई। क्या आपको एंगुलर नोड की फील आ गई, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, वो चीज समझ में आ गई क्या। एक कह रहा है कि प्लेनर नोड को एंगुलर नोड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो प्लेन होता है वो इस जेड एक्सिस से किसी पर्टिकुलर प्लेन, किसी पर्टिकुलर एंगल पर है, इस वजह से एंगुलर शब्द यूज हुआ है। अरे उसमें पढ़ाया था ना कि जेड के बाद जो हमारा नीचे एक्स वाई प्लेन होता है, वहां के बीच का जो गैप होगा वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, थीटा से, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 है, और 90 होने के बाद आपको एक्स वाई प्लेन मिल रहा है, और एक ऐसा प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ठीक। इस वजह से, और वो प्लेन है, इस वजह से प्लेनर है भैया, प्लेनर शब्द इसीलिए आएगा। क्या बोलना चाह रहे हो आप। हाँ, मतलब एंगुलर नोड बताना, सीधे एल की वैल्यू देख लो, जवाब खत्म, जवाब खत्म, एल की वैल्यू देख लो, जवाब खत्म। और ये बस आपको पिक्चराइज होना चाहिए दिमाग में, कभी पूछ लिया तो आए, अदरवाइज ऐसे सिंपल सिंपल भाषा में हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। लिखा गया कि ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, उसको हम एंगुलर नोड बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एंगुलर नोड की अगली कहानी है ऑर्बिटल के लिए। ये देखो, यहां ये क्या है, स्फेरिकल है, कहीं से भी प्लेन पास करो, ऐसे प्लेन पास करो, क्या होगा, ऐसे आप प्लेन जो पास करोगे, यहां पे आपको क्या 0 दिखाई देगा, कहीं पे 0 होगा ही नहीं, 0 कहीं पे होगा। अच्छा, जब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसी को दोहरा रहा हूं, जो मैंने पढ़ाया है उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता। चलिए जी, आ जाइए। ये देखो, P के अंदर मान लो ये मैंने ले लिया है जेड एक्सिस, ये अगर हमने जेड एक्सिस ले लिया, और तो ये वाला जो होगा, ये हमारा जो एक्स वाई प्लेन होगा, ये हमारा एक्स वाई प्लेन जो होगा वो हमारा नोडल प्लेन, क्या होगा, वो हमारा नोडल प्लेन होगा, ठीक। अब अगले पर आओ, ये मान लो कि हमारा वाई एक्सिस, क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अगर ये हमारा वाई एक्सिस है तो ये वाला देखो, ये तो जेड था, ये वाला क्या था, जेड, जेड वाली लाइन पूरी की ऐसे बना दो, ठीक। तो इस प्लेन का नाम क्या रखेंगे, अरे यार ये वाई है, तो इस बाकी प्लेन का नाम यहाँ पे एक साथ लिख दो, जेड और एक्स एक साथ लिख दो, बाकी बचे हुए तो प्लेन में चले जाएंगे, ठीक। अरे समझ में आया होगा। अगला देखो, ये मान लो क्या हुआ, जेड वाई और ये एक्स। अगर ये एक्स है तो आप यहाँ पे एक ऐसा प्लेन इस तरीके से बना सकते हो, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो ये कौन सा प्लेन होगा, बोलो भाई, चैट में लिख के बताओ, चैट में लिख के बताओ सारे लोग, कौन सा प्लेन होगा। तो ये आप बोलोगे, ये भैया हमारा जेड और वाई प्लेन, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा है कि यार पी ऑर्बिटल के अंदर कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पे ये वाला प्लेन है, यहाँ पे ये वाला प्लेन है, और यहाँ पे इस तरीके से प्लेन है। तो ये परपेंडिकुलर है, तो बाकी प्लेन आपको पता है, अगर ये एक्स है तो बचा हुआ क्या है, जेड और वाई। तो इस तरीके से आप बता सकते हो पी ऑर्बिटल के। ओके, अब आ जाते हैं डी पे।
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं अब। ये देखो डी ऑर्बिटल के अंदर आओ भाई, डी ऑर्बिटल के अंदर पहले इस ऑर्बिटल का नाम लिख के बताओ। डी ऑर्बिटल के अंदर सब लोग इस ऑर्बिटल का नाम लिख के बताएंगे, सारे लोग इस ऑर्बिटल का नाम लिख करके बताएंगे। चलिए सारे लोग, प्रदीप यादव की चैट भाई बंद कर दो। ओके, यहां पर आप क्या बोलोगे, इस वाले डी का नाम क्या होगा, इस वाले डी का नाम होगा, देख लो भाई, ये एक्स और वाई के 45 डिग्री पर है, इसका मतलब ये क्या होगा, डी एक्स वाई। ये कौन सा भैया, ये डी एक्स वाई है। अब एक बात बताओ, कहां पर वो प्लेन होगा, हाँ देखो यहां पे आप इस तरीके से एक प्लेन डाल सकते हो। अगर ये वाई है और ये एक्स है तो जेड कहां होगा, इधर। इसका मतलब इस वाले प्लेन का क्या नाम होगा, इस वाले प्लेन का क्या नाम होगा, बोलो भाई। यहाँ पे जो एक प्लेन तरीके से बनाया जाए, इस वाले प्लेन का क्या नाम होगा भाई, आप बोलोगे जेड वाई नाम। इस वाले प्लेन का नाम जेड वाई होगा। सिमिलरली आप एक ऐसा प्लेन डाल दो, ऐसा प्लेन डाल दो, इसके बीच से कट कर दो। जब आप कट करोगे तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी। अरे यार, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है सिर्फ वहीं तक है। इसका मतलब मैं अगर ऐसे सेम एक प्लेन पास कर दूं तो यहां पर तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आई मेरे हाथ पे। सिमिलरली यहां पर भी बोल दो, तो यहां पे आप क्या बोलोगे, ये वाला जो प्लेन है वो क्या है भैया, वो एक्स जेड प्लेन है। क्या है वो एक्स जेड प्लेन है। तो एक्स जेड प्लेन और जेड वाई प्लेन, दो ऐसे प्लेन मिलते हैं कहां पर, डी एक्स वाई के केस में, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है। इस वजह से ये दोनों क्या बोले जाएंगे, ये दोनों क्या बोले जाएंगे, ये दोनों बोले जाएंगे डी एक्स वाई के एंगुलर नोड्स। क्या बोले जाएंगे, एंगुलर नोड्स। और हमें पता है कि यार डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, और जितना एल की वैल्यू होगी वही नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होंगे, वही क्या होगा, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सिमिलरली आगे के आप 3 प्रैक्टिस करेंगे खुद से, या आपको समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। इस वाले डी का नाम बताएंगे तो आप लिखोगे डी एक्स जेड। यहां पे आप प्लेन की बात करो तो एक प्लेन ऐसा होगा, एक ऐसा होगा। अब देखो एक्स वाई लिखोगे, एक लिखोगे एक्स वाई, दूसरे प्लेन का क्या नाम होगा, ऐसे सामने से आओगे तो ये तो वाई है और ये जेड है, इसका मतलब क्या, जेड वाई। यहां पर भी 2 ऐसे प्लेन दिखाई देंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0। ऐसे कट करो या ऐसे कट करो। सिमिलरली इस वाले डी का नाम लिख के बताओ, डी वाई जेड होगा। और अगर मैं प्लेन के बारे में पूछूं तो एक प्लेन ऐसा और एक ऐसा होगा। तो वाई से जो रिलेटेड होगा ये वाला, एक ये वाला होगा, एक ये वाला। तो ये जो होगा वो तो एक्स वाई प्लेन होगा, और ये वाला जो होगा वो एक्स जेड प्लेन होगा। तो इस तरीके से हर जगह आपको 2-2 प्लेन दिखाई दे रहे होंगे। अब आइए नेक्स्ट पे, यहां पे बताओ, चलो सारे लोग यहां बताओ, चलो यहां पे बताओ, ये वाले का नाम बताओ, इस वाले का नाम क्या है, इस वाले का नाम है भैया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ये देखो प्लेन कैसे डलेगा, ये बीच से डलेगा। कहां से डलेगा, इस तरीके से बीच से डलेगा। और एक दूसरा वाला प्लेन यहां पर बीच, तो जो मैंने यहां पे बनाया है ये, और यहां पर ये वाला इस तरीके से, ये और ये। तो ये 2 प्लेन ऐसे होंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, जहां पे आपको क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को दिखेगा। ये भी आ गया। अब आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो भाई, समझ नहीं आया भैया, ये समझ नहीं आया, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला देखो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यार इनके लोब्स कहां पे हैं, इनके लोब्स हैं भैया एक्स और वाई एक्सिस पे। अगर ये एक्स और वाई एक्सिस पे तो इसका नाम होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ये वाला प्लेन, देखो ये वाला, मेरा हाथ देखना बस तुम, इनके बीच में अगर तुम ऐसा प्लेन एक कट कर दो, इस तरीके से कट करोगे, हाफ हाफ कटता हुआ दिख भी रहा है, यहां से कट करोगे तो मेरे हाथ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आएगी। सिमिलरली यहां पे भी नहीं आएगी। अगली चीज, यहां तक तो मैं प्लेनर दिखता है, डी के अंदर यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे हमें क्या दिखते हैं, प्लेनर नोट्स दिखते हैं। लेकिन अगली कहानी मजेदार और जबरदस्त है, इसका नाम बताएंगे। नाम है भैया डीजेड स्क्वायर। क्या, डीजेड स्क्वायर, पहले पढ़ा रखा है सब कुछ। तो डीजेड स्क्वायर में हमने देखा था कि
यार ये मान लो एक्स एक्सिस है तो उसके आसपास एक रिंग होती है इस तरीके से जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है। तो यहां पे देखो, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इस पी ऑर्बिटल के अंदर ये इस तरीके जो दिख रहा है, ये जो हमें दिख रहा है ये इस समय वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो यार यहां पे एक ऐसा प्लेन बनाइए, यहां पे एक ऐसा प्लेन बनाइए जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो। क्या आप एक भी प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं? जवाब है नहीं। हम अब तक ऐसे कट मार, ऐसे, अब कट नहीं मार सकते। मारो, ऐसे करोगे कट तो हमें क्या मिलेगा? यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ब्लू कलर से दिखाई गई है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी कट हो जाएगी, लेकिन हमारे हाथ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आना नहीं था, इस वजह से यहां पे प्लेन नहीं होगा। यहां पे क्या होगा? ये प्लेनर नहीं होगा। क्या ये जो हमारा एंगुलर नोड होगा, अब की बार का जो एंगुलर नोड होगा वो यार प्लेनर तो नहीं, प्लेनर संभव नहीं। आप ऐसे प्लेन डालोगे तब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऐसे डालोगे तब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यार सरदर्द बढ़ गया। यहां पे क्या होगा भाई? यहां पे बताओ क्या होगा? तो आपके सामने प्रस्तुत किए देता हूं अगली चीज, ध्यान से देख लो इसको, ध्यान से देखो, समझ में आएगा। ये जो मैंने बीच में बनाया है, पहले डंबल देखो, डंबल ये वाला जो डंबल है वो देखो, यहां पे भी डंबल दिख रहा है, ये डंबल दिख रहा है, ये चीज डंबल होगी। और ये जो चीज मैंने रिंग के फॉर्म में बनाई, यहां पे देखो ये रिंग भी दिख रही है। क्या आपको समझ में आया? यहां पे आपको ये फील आ रही है कि ये ऊपर और नीचे दो लोब हैं और एक इस तरीके से क्या बना हुआ, रिंग बना हुआ है। अच्छा, यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे क्या होगा वो चीज समझना। हमें ये पता चल गया कि प्लेनर तो नहीं होने वाला है। अब क्या होगा वो देखो, यहां पे देखो, यहां पे आप क्या करो, एक ऐसा एक लाइन ये खींचो और यहां से एक लाइन ऐसा खींचो, और यहां पर ऊपर क्या करो, एक ऐसा सर्कल टाइप बना। क्या दिख रहा है? कोन दिख रहा है, कोन दिख रहा है आपको? ऐसा एक कोन ला करके बीच में डाल दो। कैसा? ऐसा कोन है, इस तरीके से कोन है, और बीच में हमारा क्या है, डी ऑर्बिटल का है। बीच में क्या है, डी ऑर्बिटल, और ये बीच में ये क्या है, ये क्या है भाई, ये कोन है। ये कोन बनाएगा ना, इस तरीके से जब होगा तो ये कोन बनाएगा। और जब आप इस तरीके से डालोगे तो किनारे किनारे जो सर्कल है उसके ऐसे जाके बीच में बैठ जाएगा। वो क्या करेगा, किनारे किनारे उस सर्कल या रिंग को टच नहीं करेगा। तो ऐसे डालना पड़ेगा, देखो ऐसे डालना पड़ेगा। का मतलब क्या हुआ भैया, ये कोनिकल है। क्या? तो कोनिकल सरफेस मिलता है, एक ऊपर और ये देखो एक नीचे। यहां पे भी हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ये इस। तो क्या आपको थोड़ी फीलिंग आई कोनिकल वाली? एक कोनिक का पार्ट ऊपर है, एक नीचे है, और वो नीचे वाला ऐसे बना हुआ है, देखो ऐसे बना हुआ है। जब वो ऐसे बना होगा और उसके ऊपर जो रिंग होगी, क्या उसको टच करेगा? नहीं, क्योंकि वो तो ऐसे है। धीरे धीरे वो फैल रहा है, धीरे धीरे वो फैल रहा है। हाँ, लुक लाइक आइसक्रीम, सही है यार, आइसक्रीम ही। ये वाला पार्ट ऊपर वाला क्या है, तरीके से दिख रहा है, और धीरे धीरे वो पतला होता जा रहा है, तो आइसक्रीम टाइप का यहां तक का पार्ट दिख रहा है। ठीक है? अब ऐसी कोई आइसक्रीम तो होती नहीं कि दो आइसक्रीम एक साथ ऐसे मिला दो। ठीक है? तो यहां पे क्या बोलोगे, यहां पे बोलोगे डीजेड स्क्वायर के केस में कोनिकल, ध्यान रखना इस सवाल इसी पे बनेगा, कोनिकल सरफेस होती है। क्या? कोनिकल सरफेस, ध्यान रखना। ठीक, तो डीजेड स्क्वायर के केस में कोनिकल सरफेस होती है। बाकी के केस में, बाकी डी के केस में, पी के केस में हमेशा हर जगह प्लेनर होती है। क्या होती है? प्लेनर होती है। शायद क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। ओके, अब आते हैं भैया डी ऑर्बिटल को, इसको आप घर पे खुद समझेंगे, मैंने अच्छे तरीके से बना दिया है। ठीक, आप प्लेन देख पाएंगे अच्छे से। अब देखो ये सब चीज हमने बना दिया है, एक्सिस वगैरह लिख रखा है। आप घर पे इसको इत्मीनान से समझना, इत्मीनान से समझ। हाँ, डबल आइसक्रीम टाइप, वेरी गुड। मैंने तो वैसे खाई नहीं है ये वाली आइसक्रीम। ठीक है, अब देखो, अभी नहीं छोड़ेंगे भाई, थोड़ा लेट छोड़ेंगे आज हम, थोड़ा लेट छोड़ेंगे। एक क्वेश्चन करा दूं बस, एक क्वेश्चन। ये क्या लिखा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज दिस। ये हाइड्रोजन, या तो मैं ये सब ना करवाऊं, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं मैं क्लास के अंदर ही सब कुछ इतना ज्ञान दे दूं कि आपको यार ये ना लगे कि हमने कुछ छोड़ा हुआ है, कि ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं कुछ कुछ छोड़ देते हैं। कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि ऑफलाइन वाले से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ के पढ़ा रहे हैं, ताकि एक क्वेश्चन जो अगर वो बना भी सकता है आईआईटी वाला या अपने प्रोफेसर जो बनाएंगे, वहां तक की आपकी रीच हो जाएगी। और है कुछ नहीं, बस आपको एक एक स्टेप इसी तरीके से रीच करते जाना, बढ़ते जाना है। ओके भाई, अब देखो एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी गई है हाइड्रोजन एटम के लिए। अच्छा, लिखी गई है तो क्या करें भाई उसका, ये लिख रखा है इन्होंने किसके लिए, साइड 2s के लिए। बहुत ही सिंपल चीज बोलने जा रहा हूं, साइड 2s के लिए आपको बोला ये जा रहा है किस रेडियस पर, किस रेडियस आर पर, किस रेडियस आर पर क्या मिलेगा, नोड मिलेगा। कैलकुलेट करके बताओ किस रेडियस आर पर नोड मिलेगा, किस रेडियस आर पर नोड मिलेगा। आर की वैल्यू आपको बतानी है ए नॉट के,
आर की वैल्यू किसके फॉर्म में बतानी है, फंक्शन ऑफ ए नॉट के फॉर्म में। ये कठिन करने का तरीका है, कुछ नहीं लिखा मैंने, लिखा है कि आप आर की वैल्यू बताओ ए नॉट के फॉर्म में। चलो डी ऑर्बिटल बाद में रिपीट कर दूंगा, या घर देख लेना, समझ आ जाएगा। अरे ज्यादा ज्ञान भूलोगे नहीं, भूलने नहीं देंगे, निश्चिंत रहो। ज्यादा कुछ है ही नहीं। अरे मैं अब आगे कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा आज, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो तो कंक्रीट कर दूं कि घर जाके कई बार रिवाइज करना चाहते हो। मैं चाहता हूं सिंगल टाइम रिवीजन हो जाए, मैक्स टू मैक्स वही बहुत है। बल्कि आप लिखोगे अपने आप रिवाइज हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। चलिए जी देखते हैं क्या बोल रहा हूं मैं, किस रेडियस आर पर आपको नोड मिल रहा होगा। तो नोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, साइड 2s की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 0 के बराबर दिखानी पड़ेगी। क्योंकि नोड पर हमें क्या मिलता है बताओ, साई स्क्वायर की वैल्यू 0 मिलती और साई की भी वैल्यू 0 मिलती। बस यही करना है। तो हमें क्या करना है भाई, साइड 2s की वैल्यू 0 दिखा दो। इसकी वैल्यू जब 0 दिखाओगे तुम, इसकी वैल्यू जब तुम 0 दिखाओगे तो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये वाले सारे कांस्टेंट है, ये वाले पार्ट कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल वाले भाई साहब को तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, अरे मैथमेटिक्स तो जानते हो ना, नहीं जानते, ई की पावर इसको सॉल्व करके 0 लाओगे कैसे, कोई तरीका है क्या आपके पास, जब तक आप आर की वैल्यू खुद ही ना पुट करने लग जाओ 0। ठीक है, तो वो वाला कार्यक्रम हमें हटा देते हैं। ये वाले 0 मान लेते हैं नहीं हो सकते, ऐसे मानते हैं ना 0 ये नहीं है तो ये वाला 0 है, नहीं हो सकते, नहीं बल्कि 0 नहीं होगा। ओके, जब हम ये कार्यक्रम करेंगे तो बताओ आएगा क्या। अरे कुछ कठिन नहीं है, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ना ये 0 हो जाए, खत्म। अगर ये बीच वाले पार्ट को मैं 0 मान लूं तो पूरा फंक्शन 0 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा यार मल्टीप्लीकेशन में मेरे भाई, मल्टीप्लीकेशन में। तो 2 माइनस आर बाई ए नॉट इज इक्वल टू क्या, 0। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं, ये कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल पावर है, इसको हटा दो, ये वाला जो पार्ट बचा इसको 0 कर दो, तो इस तरीके से आ जाएगा। क्योंकि ना तो ये 0 होने वाले, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखो यहां से क्या आया, अब 2 को उधर भेज दो, या इसको लिखो 2 इज इक्वल टू आर बाई ए नॉट। हमने क्या किया, आर बाई ए नॉट को उधर कर दिया। अब यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा आर इज इक्वल टू 2 ए नॉट। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है कि भैया साइड 2s के केस में क्या बोल रहा हूं मैं, साइड रटना नहीं है, ये सब कुछ नहीं रटना है, कुछ नहीं रटना है। रटना, अगर तुम रटने के पीछे चलेगे पागल हो जाओगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़ी याद करते हैं कभी। क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा नोट बताओ, आप क्या करो, साई को 0 कर दो, 0 करोगे बस। लॉजिक यही है कि इसको 0 करना है, ये वैल्यू निकालनी है, तो साइज इक्वल टू 2 ए नॉट। और अगर वो तो आपको ए नॉट की वैल्यू दे दे और क्या करे, एंगस्ट्रॉम वगैरह में पूछ ले, रख देना यार 0.529 एंगस्ट्रॉम रख देना, आपको मिल जाएगा आर की वैल्यू। का मतलब 2s के केस में आर की वैल्यू ये, यहां पर आपको एक नोड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, नोड दिखाई देगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, क्या आपको इतनी बात समझ में आई, जो मैंने पढ़ाया था उसकी ये चीज आपको समझ आई क्या। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां वाले पे वो चीज समझाना चाह रहा था, आर इक्वल टू 2 ए नॉट, आप देख भी सकते हो, ये तो ए नॉट यहां वाली चीज हो जाएगी। ओके नेक्स्ट आते हैं। हाँ ये कर लो, ये कर लो, बहुत जल्दी निपटा देंगे इसके बाद, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या लिखा है भाई, हाइड्रोजन एटम के लिए आपको ये दिया गया है, बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल। तुरंत बता दोगे, तुरंत बता दोगे, निकाल के बताओ, निकाल के बताओ तुरंत ही। ये देखो ये क्या लिखा है, यहाँ पे n माइनस एल लिखा है, और ये क्या लिखा है, n की वैल्यू यहां से मिल जाएगी तो निकाल लेना। साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई कहां होता है, साइन थीटा कॉस फाई एक्स एक्सिस में है, मतलब एक्स डायरेक्शन में गई, डायरेक्शन एक्स हो गई। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ से n की वैल्यू 3 आ गई, मैं बता ही देता हूँ n इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या लिखोगे, n माइनस एल की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, रख लेना। यहाँ से l की वैल्यू आई, वहां पे 3, यहाँ पे x डायरेक्शन, तो भैया यहाँ पे कैलकुलेट करो, 3 पुट कर दो, 3 माइनस एल इज इक्वल टू क्या, 3। गड़बड़ा रहा क्या, नहीं 2, यहाँ पे क्या होगा 2, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अगर एल इज इक्वल टू 1 है और 3 लिखा है मतलब क्या 3p। अच्छा वो x होगा तो ये p हो गया 3px, 3px ये वाला। मुझे नहीं लगता कि अब आईटी एडवांस के एक भी क्वेश्चन से तुम डरने वाले हो, तुम धज्जियां उड़ा दोगे, इतना मुझे भरोसा हो चुका है। सब लोग सही लिख रहे हैं, सब लोग सही लिख रहे हैं भाई, एक भी अभी तक मेरे सामने चैट में गलत नहीं आया है। अब नालायक ऐसा मत करना, गलत लिख के भेज दे मजाक में। ओके भाई, सारा सही किया आप लोगों ने। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भैया अगली क्लास में हम शुरू करेंगे ग्राफ बिटवीन आर एन एल एंड आर। ठीक है, इसको भी रटना नहीं है, कुछ भी जब रटना ही नहीं है भाई तो आराम आराम से सीखते चलेंगे।
ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, जिंदगी में मचाते रहिए और आसपास वालों की खोपड़ी बजाते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। चलिए जी, तो चलें, बाय बाय। जय ज्वाला लिख के मामला खत्म करते हैं। जय ज्वाला लिख करके, आई लव यू के, लव यू भाई। ओपी जोपी, शुक्रिया आपका प्यार। कहर कहर, ये सब अच्छी चीज है ना भाई, जो लिख रहा है तो कहर मचा दिया। कहर वैसे गलत शब्द है, कहर ढाना मतलब चीजों को बर्बाद करने से मतलब होता है। हमने तो अच्छा खासा सिखाया है यार आपको। बोलो स्वाद आ गया क्या? बोलो स्वाद आ गया क्या आपको? जब तक आप बताएंगे तब तक मैं आपको अगली चीजें दिखा देता हूं कि अगली चीजें कैसी होने वाली हैं। रटने वाले भाई रट रट के पागल हो जाएंगे, इनको रटा नहीं जा सकता। एक बार समझ गए के बाद जरूरत नहीं है। और ये तो मैं तो ये कहता हूँ आज ही सीख लो, कभी दोहराने की जरूरत नहीं है। बस पेपर देने जाना तब दोहरा लेना। ये इतने मस्ती में पढ़ाएंगे ना भाई, मजा आ जाएगा आपको। डर खत्म जिंदगी का, जिंदगी का डर खत्म भाई। ये देखो, ओ भाई क्या खूबसूरत सी चीज बनी है, ये देखो। ये फील दिलाने का तरीका होगा ग्राफ से आप। अगला देखो, ये टाइम लगेगा भाई, मैं जल्दबाजी में पढ़ाना नहीं चाहता। ये बात जान लो, मुझे कहीं जाना नहीं है, मैं इधर ही छूँ, इधर ही छूँ मैं। स्वाद आ गया भाई। ओके, चलिए जी, जय ज्वाला, बाय बाय। ये सारे क्वेश्चन करेंगे तब आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट जो एडवांस दे करके पूछता है ना, बच्चों का दिमाग घूम जाता है भाई कि अरे ये स्टेटमेंट पता नहीं क्या कहने का मतलब था। क्लास में सॉल्व करा देंगे। ओके भाई, बाय बाय, निकलते हैं। ओके, जय ज्वाला, जय ज्वाला।